तो फ्रेंड्स अगेन यासीन मेरे साथ हैं। यासीन इज़ अ लॉन्ग टाइम फ्रेंड ऑफ माइन। यासीन इज़ लिविंग इन कनाडा बहुत अरसे से। इससे पहले वो यूके में होते थे, लेकिन अब वो काफ़ी अरसे से कनाडा में हैं। तो फॉर दिस टॉपिक दैट वी हैव पिक टुडे, बहुत ही रेलेवेंट बंदा होगा, क्योंकि यासीन इज़ लिविंग इन कनाडा, आई एम लिविंग इन दुबई। तो हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई एंड कनाडा दोनों कंपेयर कर सकते हैं। ये एक जो भी इमिग्रेंट है, बहुत सारे लोग कनाडा से यहाँ दुबई आ रहे होते हैं, बहुत सारे लोग इमिग्रेट कर रहे होते हैं कनाडा। तो उनके लिए, और फिर पाकिस्तान में भी लोग होते हैं, इंडिया में भी लोग होते हैं, जो लोग चाहते हैं कि दुबई की कॉस्ट ऑफ लिविंग पता चल जाए, कनाडा की कॉस्ट ऑफ लिविंग पता चल जाए, जो लोग वहां जाना चाह रहे हैं या कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो एक बहुत ज्यादा डिटेल किस्म की एक वीडियो होगी, जिसके अंदर इनफैक्ट पॉडकास्ट या आप उसको कह लें, हम थोड़ा सा इसमें कुछ एनालिटिक्स भी दिखाएंगे, कुछ वेबसाइट्स जो कनाडा के अंदर है। यहाँ पर दुबई में तो ऐसा कोई फॉर्मेटेड नहीं है इस तरह की सिचुएशन, जिसमें कोई वेबसाइट जिसमें आपको पता चल सके कोई मतलब आपको स्पोरेडिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन कनाडा में एक वेबसाइट, मुझे अभी यासीन से बात हो रही थी तो उसने दिखाई थी, वो भी हम पॉडकास्ट में शामिल करेंगे। तो आई होप कि आपको इसमें वैल्यू मिले। यासीन का एक यूट्यूब चैनल है, इंग्लिश में भी उर्दू में भी, टिकटॉक चैनल्स भी हैं। तो उसको आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और इस तरह की कंटेंट देखना हो तो वो आपको मिल सके। मैं इंग्लिश चैनल भी लॉन्च कर रहा हूँ, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। यासीन, वेलकम टू द शो। आज के टॉपिक पे थोड़ी सी बात कर लें कि क्या क्या आउटलुक लगता है, और किस तरह से समझते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है बंदे को अपने फाइनेंसिस को डील करना और उनको समझना। ये जो टॉपिक है पर्सनल फाइनेंस का, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि लेकिन कोई भी आपको स्कूल में इस पे एजुकेशन नहीं देता। यानी कि आप अपना हाई स्कूल कर लेते हैं, आप यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ले लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, देन स्टिल आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता। कि मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे एजुकेटेड ग्रेजुएट्स हैं जो अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर मंथ टू मंथ जो है चल रहे होते हैं और लाइबिलिटीज बढ़ाते रहते हैं, लेकिन उनको कोई समझ नहीं होता कि उन्होंने अपनी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन है वो कैसे इंप्रूव करनी है। तो आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो इमिग्रेंट्स हैं कनाडा में या प्लान कर रहे हैं कनाडा आने का, चाहे वो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो या दुबई से हो। तो ये अपने आप को असेस करना कि आप फाइनेंशियली कितने स्टेबल हैं और किस तरह से आप अपने आप को आगे इंप्रूव कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइट। तो अभी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दें कि कुछ दिनों पहले तक, जब सब कुछ नॉर्मल था या नॉर्मल नहीं था, जो भी कह लें हम उसको, जब जब तक कैनेडियन डॉलर को जब मैं हम्म। कन्वर्ट करता था दिरहम से, तो वो थ्री थ्री का एक फिगर आता था कि जो चीज़ भी होगी वो थ्री से आप डिवाइड करते हैं, यूएस आई मीन कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए। लेट से अगर 3000 दिरहम की बात करें तो आप $1000 की बात करें, लेकिन अब वो फिगर इस वक्त की बात करें तो 2.75 के ऊपर है। यानी कि आप कोई भी चीज़ 2700 दिरहम्स आर इक्वल टू 1000 कैनेडियन डॉलर। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कभी, जब कैलकुलेटर सामने रखा हुआ है आज मैंने इस पॉडकास्ट के लिए, ताकि जो चीज़ भी हो वो कैलकुलेट हो जाए। तो सबसे पहले बात करें कि जो जो वेबसाइट बता रहे थे यासीन, अगर हम उसकी बात करें, जिसके अंदर हमें एक ओवरव्यू मिल जाए कनाडा का फर्स्ट, एंड देन मैं उसके अंदर ऐड अप करूंगा कि दुबई के अंदर क्या सिचुएशन है। और सबसे हम्म। पहले जो जो बाय द वे, जो जो लोग देख रहे हैं वीडियो, उसके अंदर हम जो बात करेंगे वो हाउसिंग पे बात करेंगे, हम रेंट्स पे बात करेंगे, हम इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ होम है, उसकी बात करेंगे, ग्रोसरी की बात करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, कार प्राइसेस, पेट्रोल, बच्चों की एजुकेशन, एंड देन अगर आप ईट आउट करते हैं, ट्रैवलिंग, लेजर ट्रैवलिंग, देन कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग इन डिपेंडेंट। बहुत सारे लोग जब पाकिस्तान से मंगवाते हैं अपने अपने आई मीन जो 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 अपने डिस्टेंट रिलेटिव्स होते हैं, उनको बुलवाना होता है, लेट्स से दुबई में, या आप कनाडा में, तो कनाडा में बुलवाते हैं, तो उसकी क्या कॉस्ट आ सकती है। और इसके अलावा हेल्थ केयर की ओवरऑल सिचुएशन क्या है, जो हम लोग इतना सुनते हैं कि कनाडा में फ्री हेल्थ केयर है, तो उसकी क्या सिचुएशन। तो ये बहुत सारे वाइड हम्म। वैरायटी ऑफ टॉपिक है, तो बहुत एक एक डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। तो आई होप कि आप लोगों को इसमें वैल्यू मिले। तो यासीन, अगर हम हाउसिंग से स्टार्ट करें, एंड देन इफ यू शो मी दैट 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 वेबसाइट, तो उससे हम स्टार्ट करते हैं कि उससे बिल्कुल। बिल्टअप करते हैं फिर। हाँ, शो करने से पहले मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ लोगों को कि कनाडा इटसेल्फ इज़ अ वेरी वाइड कंट्री। हम्म। यानी कि हर सिटी, हर प्रोविंस इसका जो है डिफरेंट है। लेकिन अगर आप इमिग्रेंट लेंस से देखते हैं तो ऑलमोस्ट 90% इमिग्रेंट जो हैं वो टोरंटो उतरते हैं या वैंकूवर उतरते हैं, और फिर वो वहाँ से फिर वो दूसरी सिटीज़ में जाकर सेटल होते हैं। लेकिन अभी भी जो मेजॉरिटी इमिग्रेंट्स हैं उनका जो इन्फ्लक्स है वो इन्हीं दो सिटीज़ के अंदर है।
क्योंकि ऑफ कोर्स बिजनेस यहाँ पे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हैं, फिर एक स्टैब्लिश सिटी है, मल्टी कल्चरल है, डाइवर्स है ऑलरेडी, हर तरह की आपको सिटीजनशिप यहाँ मिलती है। तो उस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेंट्स अट्रैक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से जो जो लिविंग कॉस्ट है इन दो सिटीज़ में वो एक्सपेंसिव तरीन है पूरे कंट्री हम्म के कंपैरिजन में। यानी कि अगर आप इन दो सिटीज़ को कंपेयर करें दूसरे सिटीज़ से जो कि इनर कंट्री सिटीज़ हैं, जैसे कि सस्कटून है या विनीपेग है या कैलगरी है, ज़मीन आसमान का फर्क है लिविंग कॉस्ट के अंदर। और हम्म उसका मेजर डिफरेंस जो है वो हाउसिंग है। यानी कि हाउसिंग इज़ द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ योर लिविंग एक्सपेंस। तो उसकी वजह से आपकी जो लिविंग कॉस्ट है वो वेरी करती है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा इस वेबसाइट के बारे में बताता हूँ। ये वोवा.ca के नाम से एक वेबसाइट है। तो इन्होंने राइट काफ़ी अच्छी तरह उन्होंने विजुअल बना के पाई चार्ट बना के सिटी बाय सिटी जो है कैटेगराइज किया है। तो ये आपको कनाडा का पूरा मैप दिखा रहा है जिसमें उन्होंने हर प्रोविंस को एक डिफरेंट कलर से कोड किया है। और उन्होंने एस्टिमेट की है कि एक एवरेज 3% की जो फैमिली है उसकी लिविंग कॉस्ट कितनी पड़ेगी। 3% से मुराद है कि दो एडल्ट और एक चाइल्ड। और फिर उन्होंने नीचे टेबल के अंदर इसका ब्रेक डाउन दिया है। हम्म फॉर एग्जाम्पल अगर हम टोरंटो की बात करते हैं, जो टोरंटो की जो उन्होंने लिविंग कॉस्ट कैलकुलेट की है वो ऑन एवरेज 4,975 पर मंथ बनी है, एक फैमिली की जिसमें दो एडल्ट है और एक बच्चा है। ठीक है। और उनको जैसे बता एक 2 बेडरूम का अपार्टमेंट चाहिए होगा तो उसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड 1953 पर मंथ है। अच्छा, इसमें यूटिलिटी शामिल नहीं है, यानी कि बिजली का बिल, गैस का बिल, इंटरनेट की जो फीस है या गूगल प्लान्स हैं, वो सब एक्स्ट्रा है। ये हम्म सिर्फ जो आपका अपार्टमेंट है ये कॉन्डो है उसका रेंट है। फिर अगर आप ट्रांसपोर्टेशन को देखते हैं तो इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। और उसका मैं कंपैरिजन आपको ये बता सकता हूँ कि जब मैं यूके से मूव हुआ था तो जितनी मैं अपनी कार इंश्योरेंस साल की पे करता था एनुअल, वो यहाँ मुझे मंथली पेमेंट करनी, मंथ मंथ के बेसिस अच्छा पे इस करनी पे तो पड़ी। इस पे तो मैं आऊंगा, क्योंकि ये तो मुझे मेरे हम्म, लिए शॉकिंग और सरप्राइजिंग था। जब मुझे एक दोस्त मेरा मूव हुआ था यहाँ से 2 साल पहले, तो उसने जब मुझे कार इंश्योरेंस हाँ, का बताया था, तो इट वाज वेरी शॉकिंग। सेम थिंग, लाइक एक महीने की जो बिल्कुल। इंश्योरेंस है कनाडा की, वो पूरे साल की इंश्योरेंस है दुबई में। यूके में, बिल्कुल यूके में हम्म भी ऐसी ही है। तो ये भी हम्म मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि इतनी हाई इंश्योरेंस क्यों है। तो बाद में पता चला कि इंश्योरेंस भी यहाँ पे एक माफिया है जो हर हम्म तरह से इसको कंट्रोल करता है। तो राइट कार जो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि जो बड़े सिटीज है वहाँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी बेहतर है, खासतौर पर अगर आप डाउन टाउन टोरंटो में रहते हैं तो वहाँ हम्म पे जो इनका सबवे सिस्टम है या बस सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर है, यानी कि आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। लेकिन हम्म जैसे ही आप सबर्स में जाते हैं फिर आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना बेहतर नहीं है, फिर आपको गाड़ी रखनी है अपनी पर्सनल। तो गाड़ी की जो अपनी कॉस्ट होगी चल, अगर आपने कैश में बाई की है तो कैपिटल, या अगर आपने लीज की है, फाइनेंस की है, तो उसकी एक मंथली कॉस्ट होगी। ठीक है। फिर हम्म उसके ऊपर आपने इसमें गैस डालनी है, गैस के अलावा इसकी मेंटेनेंस होगी वो, और इसकी इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सबसे बिगेस्ट कंपोनेंट है अच्छा, आपकी कार की इस कॉस्ट का। पे इंश्योरेंस पे आते हैं। कार पे तो खैर हमारा पूरा अलग एक सेक्शन होगा, लेकिन अगर हम हाउसिंग, लेट्स से दिस सेक्शन इज अबाउट हाउसिंग, लेट्स से, तो अगर हाउसिंग पे आए तो हाउसिंग में मैं भी कंपेयर करूंगा दुबई से। अगर हम टोरंटो की बात करें तो इस वक्त जो मुझे नजर आ रही है यहाँ पर हाउसिंग $2,000 नजर आ रहा है 2 बेडरूम अपार्टमेंट का। तो हम्म। दिस $2,000 ट्रांसलेट्स टू व्हाट काइंड ऑफ अपार्टमेंट, इनटू लाइक इन, इज इट इन डाउनटाउन, और कहाँ पर होगा ये? हाँ, डाउनटाउन में हो सकता है। क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि अपार्टमेंट बिल्डिंग कितनी पुरानी है। अगर पुरानी बिल्डिंग है तो उसका रेंट कम होगा। अगर सही। बिल्डिंग जो है वो रेनोवेटेड है या रिसेंटली बिल्ड है तो उसका रेंट ज़्यादा होगा। राइट। तो ये भी डिपेंड करता है। फिर ऑफ कोर्स जो उसकी नेबरहुड है वो कैसी है। अगर ऑफ कोर्स अगर आप जो पीक डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोरंटो के, वहाँ तो ऑफ कोर्स महंगा है। ये तो एवरेज कॉस्ट बताई गई है ना, यानी कि एट मिनिमम हम्म दिस इज व्हाट यू हैव टू पे इफ अच्छा, यू वांट टू, इफ यू वांट टू ये सर्वाइव। मिनिमम कॉस्ट है। ये मिनिमम है। अच्छा, ये मिनिमम कॉस्ट है, ओके। हाँ। दिस इज अ पर्सपेक्टिव, बिकॉज अब मैं अगर दुबई की बात करूं करूं तो मैं यही चीज कैलकुलेट कर रहा था। तो इट बिकम्स, बिकॉज यहाँ पर जब भी आप बात करते हैं ना किसी भी रेंटल की, तो वो आप बात करते हैं एनुअल, उसके ऊपर, एनुअल बेसिस के ऊपर। तो अगर हम $2,000 को मल्टीप्लाई कर दें 2.75 से, जो कि $5,500 दिरहम्स बनता है, इसको हम ईयरली के ऊपर ले जाएं तो ईयरली के ऊपर 66,000 बनता है। और ये आपको नेट पे करना होता है। इसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस और एनीथिंग। थोड़ा बहुत दीवा के या जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कनेक्शन के चार्जेस होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं होते। तो आप 66,000 दिरहम्स पे बात कर सकते हैं। 66,000 दिरहम्स फॉर 2 बेडरूम अपार्टमेंट इज समथिंग कि आपको
वैसे तो आपको इससे डबल में भी मिल सकता है, यानी कि जो बात हम कर रहे थे $2,000 की, तो इससे आप $4,000 पे भी ले जाएं तो $4,000 पे भी 2 बेडरूम मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें एवरेज की, तो $66,000 या $2,000 पर मंथ इज समथिंग यू वुड बी पेइंग फॉर अ वेरी गुड लिविंग फॉर 2 बेडरूम अपार्टमेंट। उसमें आप अगर थोड़ा सा अपनी डिस्टेंस को कम कर दें, या थोड़ी सी बिल्डिंग क्वालिटी को थोड़ा सा कम कर दें, तो वो इट कैन गो इवन, और दुबई से थोड़ा सा आप बाहर चले जाएं, शारजा में चले जाएं, तो वो इट कैन इजिली गो इनटू हाफ एज वेल। तो यानी कि $1,000 पे भी पहुंच सकते हैं 2 बेडरूम अपार्टमेंट के लिए, तो पर मंथ। लेकिन अगेन उसमें फिर वो हम्म आप थोड़ा सा दूर जाते हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर, लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर इन। अगर आपको सुबह पहुंचना है अपनी जॉब पे 9 बजे, तो वो आपके लिए फिर इजी नहीं होगा कि आप शारजा की ट्रैफिक से दुबई पहुंचे। फिर भी ये कंपेरेबल है, तो $66,000 ऑन ऑन एनुअल बेसिस अगर आप बात करें, इसमें आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन एज यू सेड कि हम्म। ये मिनिमम है टोरंटो की। बिल्कुल ये ये यानी मिनिमम है। मिनिमम है। ऑफ कोर्स अगर आप थोड़े पॉश एरियाज में जाएंगे तो यही $2,000 का रेंट $4,000 बन जाएगा। राइट। तो फर्क है काफी, ये यानी कि ये एट मिनिमम आपको इतना पे करना है अगर आपने टोरंटो जैसे शहर में कहीं पे भी रहना है। राइट। ओके, तो ये तो टोरंटो की हम्म। बात हो गई। और अगर हम लेट से, और ये जीटीए की बात हो रही है या सिर्फ और सिर्फ जीटी की। डाउनटाउन जीटी की बात हो रही है? जीटी अच्छा, की। ठीक है। तो ये तो फिर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर दुबई, दुबई इस वक्त एटलीस्ट, क्योंकि दुबई का मसला ये है कि वो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है यहाँ पर, प्राइसेस कभी भी ऊपर नीचे हो सकती हैं। अच्छी बात ये भी है कि जो रेंट पे एक दफा रह रहा है, तो उसको एक टाइम देती है गवर्नमेंट के वो, उससे पहले लैंडलॉर्ड आपके पैसे नहीं बढ़ा सकता। 1 साल 1.5 साल का टाइम होता है, उसमें आप पैसे नहीं बढ़ा सकते। शारजा में तो वो 3 साल का है। लेकिन अब शारजा में भी चीज़ें हम्म चेंज हो रही हैं, वो यहाँ पर भी एक्सपर्ट्स को अलाउ कर रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने को कहीं भी। तो वो एक अलग चक्कर है। लेकिन ये कि आई वुड से स्टिल कंपेरेबल, और लेट से दुबई स्लाइटली लेस है। अभी हम वीडियो रिकॉर्ड करें नवंबर 2022 में, तो वो इस वक्त तो एटलीस्ट लग रहा है कि प्राइसेस एट पार हैं एक दूसरे के, और बल्कि दुबई थोड़ा सा सस्ता है। तो इसके अलावा हम्म। हाउसिंग में और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? अगर हम लेट से रेंट करते हैं, तो रेंट में कोई टैक्सेस होते हैं ऑन टॉप ऑफ दिस, या लेट से नहीं कोई कोई फीसेस होती हैं, इस फीस होती है कोई इससे ऊपर? नहीं, टेनेंट को नहीं पे करना होता, वो लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी होती है लैंडलॉर्ड कि की जो जिम्मेदारी होती है। प्रॉपर्टी के टैक्स है और जो कॉन्डो की फीस होती है, जो कॉन्डो की एक कॉन्डो यहाँ पे अपार्टमेंट कहते हैं, तो उसकी एक अपनी मंथली फीस होती है। इसमें जो कॉमन एरियाज होते हैं उसकी मेंटेनेंस है, हम्म। जैसे लिफ्ट लिफ्ट है या उसमें कोई कंपाउंड बना हुआ है कॉमन, तो उसकी मेंटेनेंस या फिर उसकी इंश्योरेंस, वो सारी राइट। चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, वो भी लैंडलॉर्ड को पे करना पड़ता है। चलो, ये अच्छी तो बात आई ना टेनेंट को अब। सिर्फ रेंट देना होता है। हाँ, अब ये अच्छी बात है। ये तो हम टेनेंट की पर्सपेक्टिव से बात करें। अगर हम लैंडलॉर्ड पर्सपेक्टिव से बात करें, अगर हमें खरीदनी है हम्म प्रॉपर्टी, और लेट से मैं आता हम्म हूँ, पहले पहले तो हम कैश प्रॉपर्टी बाइंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो कैश प्रॉपर्टी, अगर 2 बेडरूम, यही 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो कि $2,000 का मिल रहा है, ये इसकी इसकी प्राइस क्या बन जाएगी आजकल की मार्केट के हिसाब से? अगर हम एवरेज देखें जीटीए में तो इट विल, अब डिपेंड करता है कितना बड़ा है। फॉर एग्जांपल हाँ। अगर ये है 800 स्क्वायर फुट का, ठीक है, जो कि काफ़ी छोटा टू हम्म। बेडरूम 2 बेडरूम के कॉन्डो हिसाब होता से है, छोटा है, बिल्कुल। तो इस ये आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट बिटवीन 650 एंड $700,000। राइट। राइट। ओके, अच्छा, ये कॉन्डो जब बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका में, तो वो हम्म, बेसिकली अपार्टमेंट बिल्डिंग होती है, या जी अपार्टमेंट बिल्डिंग होती है? हाँ, जिस तरह अपार्टमेंट हम कहते हैं पाकिस्तान में, दुबई में, यहाँ पे उसको कॉन्डो कहते हैं। अच्छा, और टाउन हाउसेज जो होते हैं या टाउन होम्स जो होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट तो ये है कि वो लेट से जो सेमी डिटैच या कोई भी डिटैच नहीं होता उसके अंदर, हाँ, वो उस वो तरह की बेसिकली बिल्डिंग है। बिल्डिंग में नहीं होते, वो कॉमन बिल्डिंग में नहीं होते। वो एक इटसेल्फ यानी कि एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है, फ्री होल्ड भी होती है और लीज भी होती है। तो उसमें होता है कि आपके पास 2 या 3 फ्लोर के ऊपर एक घर बना हुआ होता है, जिसमें आपका अच्छा। अपना गैराज है पार्किंग के लिए, जिसमें राइट। आपके पास 3 बेडरूम्स हैं, और फिर कुछ टाउन हाउसेस में आपके पास बैकयार्ड भी होता है। तो ये शेयर नहीं होती, ये आपकी पर्सनल होती है। कॉन्डोज में तो आपका जो कंपाउंड है जहाँ पे आपने वॉक करनी है, खेलना है, वो शेयर होता है ना, लिफ्ट शेयर होती है। तो हम्म। टाउन हाउस में कोई भी चीज़ शेयर नहीं होती, वो आपकी अपनी पर्सनल होती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने अभी एक कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने 3 प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया था। यहाँ टाउन हाउसेस, टाउन बेसिकली टाउन हाउसेस और विलास का कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर है यहाँ पर, लेकिन नया कॉन्सेप्ट हम्म आया टाउन होम्स का, जिसके अंदर बेसिकली टाउन हाउस की फॉर्मेट का वो घर होता है। लेकिन उसमें जो एंट्रेंसेस होती हैं फर्स्ट फ्लोर की और ग्राउंड फ्लोर की, वो अलग अलग होती हैं। तो ग्राउंड फ्लोर को आप सेपरेटली लीज आउट करते हैं, या रेंट आउट करते हैं, या खरीद लेते हैं, और फर्स्ट फ्लोर को हम्म। अलग से लेते हैं। कॉमन एरियाज नहीं होते एज सच उसके अंदर। जो जो ग्राउंड अच्छा। फ्लोर के पास
में उसको एक बंदे को अगर लेट से बैकयार्ड मिल रहा है तो वो उसका होगा, तो वो ऊपर वाला जो हम्म फ्लोर है उसका नहीं होगा, तो इसी वजह से प्राइस में भी डिफरेंस आता है। तो वो इस तरह की कोई हम्म। चीज है कनाडा में कि इधर टाउन भी है, होम्स? हाँ। हाँ, उनको भी टाउन हाउसेज ही कहते हैं उनको भी। उसमें ये होता है कि वो 3 फ्लोर्स पे होते हैं, अच्छा। लेकिन उस उन 3 फ्लोर पे 2 यूनिट्स होते हैं। यानी कि एक टॉप यूनिट होगा जिसके पास रूफ एक्सेस होगा, और जो बॉटम यूनिट है उसके पास अंडरग्राउंड बेसमेंट का एक्सेस होता है। राइट। तो ओके। एरिया वाइज ऑलमोस्ट वो सेम होते हैं, लेकिन जो बॉटम यूनिट होता है क्योंकि वो अंडरग्राउंड होता है उसका 1 फ्लोर, तो वो थोड़ा सा प्राइस में सस्ता होता है। और जो सही। टॉप यूनिट होता है उसके पास रूफ का एक्सेस होता है, तो हाँ। उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे भी ठीक इस है। तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हम क्योंकि ये वीडियो अगेन बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम इसको बात करें कि हम फर्दर 3 बेडरूम कितने का होता है, 1 बेडरूम कितने का होता है, स्टूडियो कितने का होता है, हम इसको हम्म 2 बेडरूम पे रखते हैं। 2 बेडरूम की जो प्राइस तुमने बताई वो $600,000 है, राइट? अगर हम्म हम 2 लाख का रेंट मिल रहा है तो $600,000 इज इक्वल टू 1.6 मिलियन दिरम्स। तो 1.6 मिलियन दिरम्स की, और ये बिल्डिंग एक एवरेज बिल्डिंग है राइट इन कनाडा, मतलब कोई बहुत हाई फाई किस्म की, हम्म। फ्लैशी किस्म की बिल्कुल। बिल्डिंग नहीं है। 1.6 मिलियन इज अ लॉट ऑफ मनी। उसमें इस वक्त दुबई के अंदर बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है आपको। इनफैक्ट 2 बेडरूम के हिसाब से देखा जाए तो एक नॉर्मल किस्म की प्रॉपर्टी आपको ऑलमोस्ट कोई 1 मिलियन दिरहम से इवन लेस, 7 लाख दिरहम में भी मिल सकती है। तो ये मैं देखता हूँ कि रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से रेंटल रिटर्न जो है वो दुबई के इस वक्त मुझे लग रहा है कि ज्यादा है, ऑलमोस्ट 5-6% है, जो कि कनाडा हम्म। में शायद अब तो शायद प्रॉपर्टी प्राइसेस कम हो गई हैं तो इतने शायद रिटर्न्स इतने ज्यादा ना हो। हाँ, ऑफ कोर्स इसके अंदर नहीं वो जो इसमें। एक पॉइंट था कि एक चीज और मैं ऐड कर दूं, एक हम्म। जो पॉइंट था जिसके अंदर लैंडलॉर्ड को सर्विस फीस पे करनी होती है, वो पे करनी होती है, हाँ। जो कनाडा में भी होती है जो यहाँ पर भी है, लेकिन वो डिपेंड करती है कि आपकी प्रॉपर्टी कैसी है, प्रॉपर्टी साइज क्या है, और वो पर स्क्वायर फीट नॉर्मली होती है, और प्रॉपर्टी टाइप क्या है, यानी कि उसके अंदर अगर अपार्टमेंट होगा तो अपार्टमेंट की जो प्रॉपर्टी फीस है वो ज्यादा होगी। लेट से अगर स्क्वायर फीट में बात करें तो 20 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट तक पहुंचती है, या उससे भी ज्यादा कभी कभी पहुंच जाती है। लेकिन अगर विला होगा तो विला की प्राइस ऑलमोस्ट 10 to 11 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट के करीब पहुंचती है, और उसका रीजन ये है हम्म कि जो अपार्टमेंट बिल्डिंग होती है उसके अंदर कॉमन एरियाज होते हैं जो मेंटेनेंस रिक्वायर करते हैं, जैसे लिफ्ट होती है या उसकी जो बिल्कुल। कॉमन एरियाज यहाँ हैं भी उनकी ऐसे होता सफाई है। होती है। विलास के अंदर ऑफ कोर्स वो चीजें नहीं होती हैं, तो वो सिर्फ कम्युनिटी फीस होती है एक तरह से, तो वो उसी तरह से कनाडा में भी होता होगा कि वो। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, हाँ। उसमें टिपिकली जो एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट है वो होता है 50 सेंट्स या 60 सेंट्स पर स्क्वायर फुट। तो लेट्स से अगर आप 900 स्क्वायर फुट का कॉन्डो खरीद रहे हैं, तो 0.5 यानी कि 50 सेंट्स या 60 सेंट्स पर स्क्वायर फुटेज के हिसाब से पर मंथ आपकी जो है उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट होगी। तो ये लैंडलॉर्ड को पे करना होता है। ये कौन एक तो सी उसकी फीस है? मेंटेनेंस, ये विला मतलब ये टाउन हाउस की कॉन्डो बात फीस करें? होती है। कॉन्डो फीस होती है? कॉन्डो फीस तो बहुत कम हम्म। नहीं है ये, 50 सेंट्स पर स्क्वायर फीट, राइट? हाँ, अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि कितनी पुरानी बिल्डिंग है। जितनी पुरानी बिल्डिंग होगी उसका उसकी जो बढ़ फी जाएगी है वो प्राइस। ज़्यादा होगी, एक्सपेंसिव, हाँ। क्योंकि फिर मेंटेनेंस ज़्यादा होती है उसकी। चीज़ें ख़राब जल्दी होती हैं। लेकिन अगर ब्रांड न्यू बिल्डिंग है तो उसकी हम्म। मेंटेनेंस जो है वो शुरू में काफ़ी कम होती है। अच्छा। टिपिकली मैं आपको बताऊँ, एक रीसेंट बिल्ड कॉन्डो की जो मंथली फी होती है वो बिटवीन $300-400 होती है पर मंथ। लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, लेट्स से अगर कोई बिल्डिंग 20 ईयर्स ओल्ड है या 30 ईयर्स ओल्ड है, तो उसकी कॉन्डो फी होगी $700 पर मंथ, सिर्फ फीस। अच्छा। और ये लैंडलॉर्ड को अच्छा। पे करना होता है। अच्छा, ये चीज इक्विवेलेंट आ रही है किसी तरह से, लेकिन वो जो 50 सेंट्स वाली बात है वो नहीं बन पा रही, क्योंकि 50 सेंट्स के हिसाब से हाँ, अगर वो देखें। वो बेसिकली हाँ। ब्रांड न्यू बिल्डिंग्स का मैं बता रहा था। जब ये प्रोजेक्ट्स बुक होते हैं ना, तो उस वक्त उन्होंने स्पेसिफाई किया होता है कि ये अच्छा। 50 सेंट या 60 सेंट पर स्क्वायर फुट के हिसाब से हम और ये मेंटेन कितने फी जल्दी फी वेरी चार्ज करती है? करेंगे। कितने दिनों बाद चेंज हो जाती है आगे आगे जाकर? इसकी फ्रिक्वेंसी मुझे जहन में नहीं है। आई एज्यूम इट्स पर ईयर इसको रिव्यू रिन्यू करते हैं। करते हैं? क्योंकि हम्म यहाँ पर तो इवन नई बिल्डिंग हो या पुरानी बिल्डिंग हो, उसके अंदर मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट कोई सेम ही रेट चल रहे होते हैं, और जैसे मैंने बताया ना 20 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट तक पहुंचती है। जो अच्छा डेवलपर होगा वो इसकी प्राइस ऊपर होती है वहां पर। तो हम्म 20 दिरहम्स के हिसाब से देखा जाए तो वो तो 2.75 से डिवाइड करें तो $7 के करीब बनती है पर स्क्वायर फीट, हम्म जो कि आपकी $7 बनेगी। इवन आप नई बिल्डिंग भी ले रहे होंगे ना तो आपको ऑफ कोर्स उसको हम्म। रेंट में एडजस्ट करना होगा, अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, या फिर हाँ अगर आप अपना खरीदने के लिए ले रहे हैं, उसमें रहने के लिए ले रहे हैं, तो उसके आपको पता होना चाहिए कि इसकी मेंटेनेंस फीस या सर्विस फीस कितनी है। तो वो इतनी $7 के करीब बन रही है, और अगर लेट से हाँ। 800 के करीब है स्क्वायर फीट तो 5,000। और ये मैं पर एनम बता रहा हूँ बाय द वे। ये जो 0.5 बताया ये पर मंथ थी? पर मंथ। पर हाँ, पर मंथ। मंथ है। और ओके ये ओके ये ओके। होती है बिल्कुल ब्रांड न्यू जो प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते राइट हैं, राइट राइट जो राइट। अब एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं।
दिस मेक उनका सेंस। तो आपको समझ लें एक 900 स्क्वायर फुट के कॉन्डो की आपको पड़ेगी $400 राइट राइट राइट, दिस मेक एवरेज। सेंस, दिस मेक सेंस। वो मैं एनुअल रेट पे कैलकुलेट कर रहा था, हाँ। तो वो इट मेक सेंस कि वो तो सेम लग रही है मुझे, $6 $7 के आसपास जो है पर ईयर, हम्म। पर स्क्वायर फीट बन रही है। बिल्कुल। तो ये कंपेरेबल एक चीज है जो कि किसी को भी, कोई बंदा आ रहा है यहाँ पर तो उसको हम्म। प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। बाकी मॉर्गेज की बात आती है तो मॉर्गेज के रेट्स यहाँ पर यूएस से फिक्स्ड होते हैं, तो जैसे यूएस के अंदर रेट्स बढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पर भी रेट्स बढ़ते हैं, जैसे कम होते हैं हम्म। वैसे कम होते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि मॉर्गेज रेट्स थोड़ा सा बैंक्स भी आपको लेवरेज देते हैं, थोड़ा बैंक्स आपको कहते हैं कि आप उसके अंदर लीनियंसी मिलती है आपको। मैं देखता हूँ कि उसमें बहुत ज्यादा एग्जॉर्बेंट रेट्स नहीं हो जाते एट टाइम्स, हो भी जाते होंगे लोगों को, मैंने अभी तक मॉर्गेज किया नहीं है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जो देखता हूँ उसमें इतना रेट्स का फर्क नहीं पड़ रहा होता हम्म। इमीडिएटली। चलो हाउसिंग का तो यार समझ में आता है कि मुझे लगता है कि कनाडा में थोड़ी सी हाउसिंग एक्सपेंसिव है दुबई से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दुबई में अगेन ये साइकिल चल रही होती हैं, हाँ, ऊपर इसमें नीचे एक होती पॉइंट हैं। ये भी है कि हो सकता है दुबई में अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कैश या प्रॉपर्टी बाय करते होंगे। हाँ यहाँ पे बिल्कुल। उसका उसका जो रेशियो है वो बहुत कम है। यहाँ क्योंकि यहाँ पे अगर इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो तो लास्ट में मॉर्गेज पे बाय करेंगे। बहुत कम लोग ऐसे राइट होते हैं जो कैश में लेके आते हैं। राइट। तो अनलेस आपकी जनरेशनल वेल्थ तो आपके ऑलरेडी यहाँ पे पेरेंट्स हों जिनके पास इतना इक्विटी है पुराने घरों में, वो निकाल हम्म के आपको कैश दे रहे हो तो फिर आप कैश पे ले सकते हैं। लेकिन हम्म अगर आप न्यूली इमिग्रेंट लैंड कर रहे हैं कनाडा में तो मोस्ट likely आप mortgage लेंगे। तो हम्म जब mortgage लेंगे तो ऑफ कोर्स फिर उस पर आपको जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा मंथली पेमेंट के ऊपर। तो वो भी एक हम्म फैक्टर होता है ना। तो हम्म। अगर आपने अपने लिए लेना तो फिर तो आप ऑफ कोर्स इसको बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट के हवाले से लेना है तो तो आपको सारी फैक्टर करना कैलकुलेशन है करनी पड़ेगी कि बिल्कुल। mortgage, उसकी जो कॉन्डो फी है वो, और जो छोटी बड़ी वेर एंड टेयर मेंटेनेंस होगी वो सब मिला के आपको इतना इनकम होनी चाहिए कि आप उसको रेंट से कवर कर सकें। राइट ठीक है। चलो यार ये तो हो गया इसका पार्ट हाउसिंग का। नेक्स्ट हम्म। पॉइंट जो आता है हाउसिंग के अंदर, अगेन वही बात है कि ये डिपेंड करता है आपको कौन सी साइकिल में आप कहाँ जा रहे हैं, कौन सी कंट्री में जा रहे हैं। तो इस वक्त अगर देखें तो, और आई वुड से एट पार, कनाडा इज स्लाइटली एक्सपेंसिव, स्लाइटली नहीं बल्कि मैंने कुछ दोस्तों का, क्योंकि ये जो अभी वैल्यू बताई थी $2,000 वाली, मैंने मेरे कुछ दोस्त थे जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट में इस वक्त रह रहे हैं। आई थिंक डाउनटाउन में भी नहीं थे, वो थोड़ा सा जीटीए के एरिया में थे, लेकिन फिर भी वो $2,800 के करीब उसको पे कर रहा है 2 बेडरूम अपार्टमेंट का। तो इट हम्म। डिपेंड्स ऑन वेयर आर यू लिविंग, बट टू थाउजेंड एट हंड्रेड बिल्कुल। डॉलर इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन माई व्यू, लिविंग इन दुबई राइट नाउ। एक छोट मतलब एक हाँ। नॉर्मल फैमिली के लिए काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। बिल्कुल। अगर कनाडा की इनकम लेवल चेक करें तो वहां पर अगर $5,000 ऑन एवरेज उसको आफ्टर टैक्स पैसे मिल रहे हैं, तो उसकी काफी बड़ी अमाउंट जो है वो रेंट में जा रही है। बिल्कुल। और ये जो रेंट्स इन्होंने यहाँ पे शो किए हैं ये अपडेटेड भी नहीं है। यानी कि अगर अच्छा। मैं अपने असेसमेंट से देखूं तो दीज आर एक्चुअली क्वाइट चीप। हालांकि राइट। इस वेबसाइट को अगर मैं देखूं तो ये 27 अक्टूबर को अपडेट हुई है। हम्म लेकिन स्टिल इट इज आई थिंक शोइंग वेरी वेरी लो रेंट। यानी कि हम्म जो आपके फ्रेंड ने आपको बताया है दैट हम्म। इज क्वाइट एक्यूरेट फिगर बेस्ड अपॉन द अच्छा करंट मार्केट डायनामिक्स। ठीक पर अगेन ठीक। डिपेंड करता है कि किस नेबरहुड में और उस बिल्डिंग की खुद की हालत क्या है जिसमें आप कॉन्डो ले रहे हैं। तो हम्म ये क्योंकि मिनिमम है तो इन्होंने कोई बहुत ही लोएस्ट लेवल की कोई असेस की होगी बिल्डिंग तो उसका रेंट जो उन्होंने एस्टिमेट किया होगा। हाँ, इन दैट सेंस अगर इट्स आप वेरी अच्छे एक्सपेंसिव। नेबरहुड में जाते हैं किसी अच्छी बिल्डिंग में जाते हैं तो ये रेंट इजीली 3000 को अप्रोच करेगा। राइट। अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट पे आए अगर, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ग्रोसरी का। तो वो वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे हम्म। कुछ है आइडिया ग्रोसरी का? हाँ, इसमें जो उन्होंने ब्रेकडाउन बताया है इसमें इन्होंने फूड की कॉस्ट यहाँ बताई है 1194 पर मंथ। अच्छा, हम्म ये ग्रॉसरी और अगर आप डाइन आउट करते हैं या टेक आउट करते हैं वो भी इसमें शामिल है। हम्म अगेन ये एक स्टैटिस्टिक है जो उन्होंने सर्वे से कलेक्ट की है तो इट कैन हम्म वेरी अप एंड डाउन। तो ये हम्म आप इसको बॉल पार्क फिगर समझ सकते हैं। हम्म तो टिपिकली 3 फैमिली के लिए इट मेक सेंस। यानी कि आपकी जो ग्रॉसरी आ रही है वो आप बिटवीन 800 to 11,000 डॉलर आप ग्रॉसरी पे इजीली खर्च कर सकते हैं। हम्म अगर आप रेगुलर डाइनिंग आउट कर रहे हैं एवरी वीकेंड तो ऑफ कोर्स ये फिगर काफी ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर मंथ में एक बार या 2 बार डाइन आउट कर रहे हैं तो इट कैन बी सस्टेनेबल इन हम्म। दैट सेंस। अच्छा अभी जरा इसके इसके स्क्रीन शेयर हटा देना ताकि फिर वो आपस में बात करें। हाँ। अच्छा इसमें अगर दुबई की बात करें ना, दुबई के अंदर आई वुड से कि इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल, योर हैबिट्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले जिसमें मैंने कुछ वो बताया था कि क्या क्या आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बन सकती है इन डिफरेंट यू कैन से सैलरी ब्रैकेट्स।
तो वो लोगों ने उस पर बोला था कि यार इतना नहीं होता और ऐसा नहीं होता। मैं सबको ये बोलता हूँ कि यार ऐसा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। आपकी एक हम्म। परसेंटेज होती है जो आपको फिक्स करनी होती है, अगर नहीं करते तो आपकी मर्जी है, लेकिन इट इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर लीडिंग योर लाइफ। तो ये जो फिगर है तकरीबन कोई 3,000 दिरहम के करीब बनती है, जिसमें ग्रोसरी प्लस ईटिंग आउट है, और वो भी 3% की। तो उसके हिसाब से मैं देखूं तो मेरे ख्याल से दुबई में फिर भी इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा, उसका एक और इम्पैक्ट है, मैंने अभी अगेन एक और वीडियो में बात की थी कि हम देखते हैं ऑल्दो कि यूएस के जो 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 यहाँ पर दिरहम पैग है वो डॉलर के साथ है, और जो यहाँ पर लेट्स से इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी डॉलर के साथ पैग होते हैं। जो यूएस के अंदर जो भी हो रहा होता है वो उससे पैग होता है, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो पैग नहीं होती है। वो आपकी अपने हम्म। कंट्री के डायनामिक्स के हिसाब से चल रही होती है। और मैंने ये देखा है, बिल्कुल। अब वो नंबर्स तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट बता रही होती है, उसमें कुछ आगे पीछे होता है। हम्म। तो यूएस के अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं इन्फ्लेशन के, वो इवन एट टाइम्स 8% तक पहुंचा है। वो अब थोड़ा सा शायद टेपर ऑफ हो रहा है, लेकिन अभी भी 8% के करीब है। लेकिन यूएई के अंदर जो इन्फ्लेशन नंबर्स आ रहे थे वो 6% के करीब आ रहे थे तकरीबन। तो और हम अगर उसको वैसे भी देखें तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन ने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है। पहले हमें बहुत अच्छी अच्छी डील्स मिल जाती थी ग्रोसरी के ऊपर, वो अब नहीं मिल रही हैं। और बहुत हाँ। सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी ये जो नंबर है 3,000 दिरहम का इन टर्म्स ऑफ ग्रोसरी प्लस ईटिंग आउट फॉर अ फैमिली, वो हम्म। अभी भी मैं कहता हूँ यूएई में अभी भी ज्यादा है। इससे कम हो सकता है आराम से। और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि ईटिंग आउट जो है वो मैं देखता हूँ कि दुबई के अंदर सस्ती है, क्योंकि यहाँ लेबर सस्ती है, जो कि कनाडा में हम्म। उस तरह से नहीं होगा। और यहाँ पर अच्छी हाँ। क्वालिटी, जितने लोग मुझे वेस्ट से आते हैं यहाँ पर मिलते हैं, वो कहते हैं यार हमें तो जितने अच्छे रेस्टोरेंट्स हम गए हैं तो वो हमें सस्ते लगे कंपेयर टू बैक होम इन कनाडा या यूके। और उसके बहुत हम्म। सारे रीजंस हैं कि आपको यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि लेबर चीप मिलती है, तो आप इस तरह की जो बिल्कुल। जो जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको सस्ते पड़ जाते हैं। तो आई वुड से ग्रोसरी फॉर 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 अ फैमिली ऑफ थ्री, आई वुड से कि 2,000 दिरहम भी आप लेके जा सकते हैं, विच इज इक्वल टू आई थिंक 2,000 दिरहम को अगर आप डॉलर्स में इस वक्त लेकर जाएं तो इट कैन गो टू ऑलमोस्ट $720 और इवन लेस। ये मैं थोड़ा सा हम्म। हायर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। अदरवाइज आप उसको 1,400 पे भी ले जा सकते हैं, बिल्कुल। 2,000 पे भी लेके जा सकते हैं। आप अगर ये आप तो ऑर्गेनिक आपकी, खाना शुरू कर दें। हाँ। हाँ, जो एग्जैक्टली एक, ये आपकी हाँ लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है ना। अगर आपने हाँ। ये, और ये जो फिगर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, दीज आर बेयर मिनिमम, यानी कि ये वो हम्म। हैं जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। अच्छा। इसके ऊपर आप भले ही कितना बिल्डअप कर लें, अगर आप जैसे ऑर्गेनिक की बात की, अगर आप ऑर्गेनिक फूड ले रहे हैं, आप रोजाना बीफ खा रहे हैं या हम्म। जूसेस घर में लेके आ रहे हैं और हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आ रही हैं, देन ऑफ कोर्स दिस विल बिकम $3,000-4,000 पर मंथ। हम्म। लेकिन ये मिनिमम है कि यानी कि ये, इस पे आप इससे मजीद नीचे नहीं जा सकते अगर आपने सर्वाइव करना है। तो यानी कि बेयर मिनिमम फिगर्स हैं ये, कि अगर आपने एक फैमिली है जिसमें 2 एडल्ट हैं, एक बच्चा है, उनकी मिनिमम फूड कॉस्ट कितनी होगी, दिस इज व्हाट इट इज शोइंग। अगेन अगर विच आपने विच अपना लेविश स्टाइल रखना है तो ऑफ कोर्स ये आराम से 4,000 पे चले जाएगा। हाँ, which again I would say comparing this I would say it is still expensive than दुबई। तो ये हम्म। ग्रोसरी के अंदर भी अगर हम बात करें तो आई अंडरस्टैंड कि हम्म। इस वक्त के हिसाब से ये ग्रोसरी, और इवन अगर आप पहले चले जाएं, मतलब ये इन्फ्लेशन एरा से पहले चले जाएं, तो मुझे नहीं पता कनाडा में क्या सिचुएशन थी, लेकिन यहाँ पर तो वाकई बहुत सस्ती चीजें होती थी। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारी एप्स हैं, आई एम श्योर कनाडा में हम्म। भी होंगी, लेकिन एंटरटेनर टाइप की एप्स जो कि आपको बाय वन गेट वन ऑफर देती हैं फॉर फॉर डाइनिंग आउट हाँ। एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन वो अब जाकर मैं देखता हूँ कि उनकी डील्स इतनी अच्छी रही नहीं है। पहले बहुत अच्छी डील्स आती हम्म। थी, लेकिन अब उतनी अच्छी डील्स रही नहीं हाँ। है। और ये मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इसमें इन्फ्लेशन को फैक्टर किया है रिसेंटली, ये क्योंकि ये सर्वे बेस्ड स्टैटिस्टिक्स होती हैं, तो ये आई डोंट थिंक दीज आर अपडेटेड एज पर रिसेंट इन्फ्लेशन फिगर्स। राइट। तो इसको ओके। आप विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लें, क्योंकि सही। अच्छा, इन्फ्लेशन में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इन्फ्लेशन भी जो है वो, अगर आप गवर्नमेंट फिगर्स देखते हैं तो उनका एक अपना मैट्रिक्स होता है सीपीआई का, जो कि हम्म। हाईली मैन्युपुलेटेड है। हम्म। उसकी मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि यूएस में एक वेबसाइट है शेडो स्टैट्स के नाम से। राइट। वो ये करते हैं कि वो 1970s में जो सीपीआई का मैट्रिक्स था, वो उस हम्म। हिसाब से मेजर करते हैं इन्फ्लेशन को। और फिर वो कंपेयर करते हैं कि जो 1970 की सीपीआई रिक्वायरमेंट थी, उसके हिसाब से इन्फ्लेशन कितनी है, और करंट गवर्नमेंट की सीपीआई फिगर्स क्या कहती हैं। तो हम्म। उस वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप देखें जो ऑफिशियल सीपीआई है गवर्नमेंट का, वो है ये रेड। हम्म। और जो 1990 बेस्ड, सॉरी 1990 1970 नहीं है, 1990 बेस्ड जो सीपीआई फिगर्स हैं, उसके हिसाब से ये ब्लू लाइन बता रही है। तो राइट। ब्लू लाइन के हिसाब से जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट में है इस वक्त यूएस में, ओके। यानी ओके। कि इट इज समवेयर अराउंड लाइक 15%। और जो गवर्नमेंट की फिगर्स हैं वो बता रही हैं कि इट इज जस्ट लेस देन 8%, जो उनका लास्ट सीपीआई फिगर आया था।
तो हम्म। डबल का फर्क है ऑलमोस्ट, यानी कि कहाँ 7.8 या 9 और कहाँ 15%। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स ऑफ कन्वीनियंस आप कह लें, जहां पर आपको जो चीज समझ में आए आप उसको पकड़ लें। एग्जैक्टली exactly. करते ही हैं ये लोग कि सीपीआई जो मैट्रिक्स है उसमें से वो चीजें निकालते डालते रहते हैं। वो देखते हम्म। हैं कि कोई चीज बहुत वोलेटिल है उसको निकाल देंगे, उसकी रिप्लेसमेंट में उसकी जैसी चीज देंगे जिसकी प्राइस जो है वो स्टेबल होगी। यानी कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर बीफ महंगा हो रहा है, स्टेक हम्म। महंगा हो रहा है, तो क्या हम्म। करेंगे, उस बीफ को डालेंगे उसमें से, चिकन डाल देंगे। और जो कॉर्न बीफ आते हैं ना, जो टिन हाँ पैक हाँ हाँ होते हैं, हाँ हाँ वो हाँ ले हाँ आएंगे। हाँ। कहेंगे अच्छा अच्छा भाई अच्छा। न्यूट्रिशन तो सेम है दोनों में, तो इट अच्छा। इज यानी कि आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को इससे। राइट तो राइट उससे राइट क्या राइट। होगा, उन्होंने सीपीआई की जो बास्केट है उसमें उसकी जो कॉस्ट है वो मेंटेन कर ली। ओके। तो दैट इज वेरी मैनिपुलेटेड फिगर। यस। लेकिन यस जो रियल इंडीड। इन्फ्लेशन है इंडीड। मार्केट में वो काफी ऊपर है। अच्छा, मैं उसके एक और चीज बात करता हूँ। मतलब मैंने बताया ना एंटरटेनर हम यूज करते थे यहाँ पर, और डिफरेंट एप्स थी जो बाय वन गेट वन की एप्स थी, या एग्रीगेटर्स लाइक ग्रुपॉन थे, तो इस तरह की चीजें थी। और इसके अलावा सुपरमार्केट जाते थे तो आपको बहुत अभी भी मैं कहता हूँ, लेट से एक मिल्क का कार्टन लेट से आप लेने जाते हैं तो वो आपको, आई वुड जस्ट गिव एन एग्जांपल कि वो लेट से 20 दिरहम का मिल रहा है। लेकिन वो पहले हम्म, भी 20 दिरहम का होता था। आज से मैं प्री इन्फ्लेशन की बात कर, प्री कोविड की बात कर रहा हूँ। लेकिन होता क्या था उसमें, एवरी एवरी टाइम यू गो इन द ग्रोसरी स्टोर यू विल फाइंड बाय वन गेट वन ऑफर। तो उसमें वो 20 दिरहम की चीज 10 दिरहम में मिल जाती थी, और कोई दिन पास नहीं होता था। हाँ, आप छोटी ग्रोसरी शॉप पे जाएंगे तो आपको शायद वो एक्सपेंसिव पड़े, लेकिन अदरवाइज आप हम्म, बड़ी शॉप पे जाएंगे तो आपको बाय वन गेट वन की ऑफर के अंदर वो हाफ प्राइस पे मिलेगा। अब वो चीज मिलती नहीं है, अब वो आपको वो हम्म, ऑफर्स नहीं मिलती हैं। और इसके अलावा वो जो एंटरटेनर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर वो आप बाय वन गेट वन के अंदर जाते हैं, तो उसके अंदर बड़ी उन्होंने कैवियट्स डाल दी हैं। तो वो चीजें अब इतनी शायद उतनी महंगी ना हुई हो, लेकिन अब वो शायद उनके पास मार्जिन नहीं रहा है कि वो उतने ऑफर्स दे सकें, तो वो एक अलग हम्म, मसला है। खैर, ग्रोसरी आई वुड बिल्कुल। स्टिल से कि जो है ना, मुझे लग रहा है कि ग्रोसरी एंड ईटिंग आउट इज स्टिल चीपर इन दुबई। अच्छा, नाउ कम्स टू समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट, और बहुत ज्यादा कनाडा को जो बात की जाती है कि यार कनाडा की जो सबसे अच्छी चीज है वो हेल्थ केयर है। ऑल्दो कि आई हैव माय रिजर्वेशंस इन दैट, बिकॉज मैंने दो केसेस ऐसे देखे हैं जिसके बारे में बात भी करूंगा कि इट इट जस्ट रूइंड द एक्सपीरियंस ओवरऑल फॉर दोज पीपल। बल्कि वो एक तो लाइफ थ्रेटनिंग, लाइफ मतलब उनके साथ तो वो पूरा चेंज हो गया था। वो तो बेचारा मेरा एक कजन था, उसकी डेथ हो गई थी। एंड देन देर आर सम अदर केसेस विच आई हैव हर्ड एज वेल। तो हेल्थ केयर की बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल बात हम्म, करें, कॉस्ट की बात करें, तो हेल्थ केयर इज एब्सोल्युटली फ्री। जो हम बात करते हैं कनाडा के बारे में सुनते हैं। हाँ, कनाडा और यूके ये ऐसे कंट्रीज हैं, और मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी, कि हाँ। जहाँ पे हेल्थ केयर जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, स्टेट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर होती है। हम्म। और यूके में तो इसका जो स्टैंडर्ड था वो pretty मच एक जैसा था, चाहे आप यूके में कहीं भी चले जाएं। अच्छा। इवन यूके मैं मुख्तलिफ जगह रहा हूँ यूके में। जब मैं नॉर्दर्न आयरलैंड मूव हुआ था, यूके 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 का पार्ट ही है, तो वहाँ पे हेल्थ केयर वाज इवन बेटर देन इंग्लैंड। उसकी हम्म। वजह ये थी कि उन्होंने उसमें जो प्रिस्क्रिप्शन थी वो भी 100% फ्री की हुई थी अच्छा रेजिडेंट्स के लिए। यानी अच्छा। कि यूके में आपको एक अगर आप इंग्लैंड में रह रहे हैं, मेनलैंड इंग्लैंड में, तो आपको एक फिक्स अमाउंट तो प्रिस्क्रिप्शन पे करनी है। जब भी आप कोई प्रिस्क्रिप्शन लेने जाते हैं स्टोर से, तो इवन दो उसकी कॉस्ट कन्वर्ट होती है हम्म। गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर के अंदर, लेकिन आपको एक हम्म। फिक्स कॉस्ट पे करनी होती है। वो मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं होती थी, $7, 7 पाउंड या 9 पाउंड इस तरह से होती है, मुझे याद भी नहीं है। लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड में वो भी 100% कवर थी। अच्छा। तो यूके का तो, अगर मैं कंपेयर करूँ यूके से, तो यूके का हेल्थ केयर सिस्टम कनाडा से काफ़ी बेहतर है। हम्म। और उसमें एक और फैक्टर भी है। जब आप किसी कॉरपोरेशन के लिए काम करते हैं, तो आपकी कंपनी में आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है। वो बेसिकली मेडिकल इंश्योरेंस होती है। वो इसलिए होती है कि अगर आप, आपका जो स्टेट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर सिस्टम है, अगर आपने किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना है अपने आप को, तो उसमें हम्म। क्यू होती है। हम्म। टिपिकली वो मंथ्स के अंदर होती है, 2 मंथ्स 3 मंथ्स का क्यू होता है। लेकिन हम्म। अगर आपके पास प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस है, तो आप उसको यूज करके किसी प्राइवेट कंसल्टेंट को दिखा सकते हैं। तो राइट। दैट वाज द ऑप्शन इन यूके। कनाडा में ये नहीं है। अच्छा। कनाडा में इन्होंने जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो स्टेट प्रोवाइडेड तो है, लेकिन वो वेरी करता है प्रोविंस बाय प्रोविंस। मैंने कुछ हॉरिबल स्टोरीज खुद सुनी है। क्यूबेक के अंदर, क्यूबेक में जो इनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो काफ़ी मतलब लो लो लेवल है एज कम्पेयर टू ओंटारियो। इवन दो ओंटारियो का भी कोई इतना हाई क्लास हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है। मतलब
है तो अच्छा, हॉस्पिटल भी अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि वो ओवरलोडेड है काफ़ी ज़्यादा। इमिग्रेंट्स तो आ रहे हैं, हम बात कर रहे थे इमिग्रेशन की। इमिग्रेंट्स तो आ रहे हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इमिग्रेंट्स को सस्टेन करने का, वो जो ग्रो है नहीं कर वैसी रहा का है। वैसी उसमें उस हिसाब से कैपेसिटी जो है उनकी इंक्रीज नहीं हो रही है। और फिर बीच में हम्म जो कोविड आया था उसमें काफ़ी मेडिकल स्टाफ जो है बर्न आउट हुआ, और हम्म उन्होंने वो अपना करियर ही क्विट कर दिया। हम्म क्योंकि उनकी सैलरीज इतनी ज़्यादा उनको नहीं मिल रही थी, लेकिन उनसे जो एक्सपेक्टेशन थी वो इतनी हाई थी, दे टोटली बर्नड आउट। और काफ़ी स्टाफ ने तो क्विट ही कर दिया अपना करियर। राइट। तो उसकी वजह से जो वॉइड क्रिएट हुआ है वो अभी तक फिल नहीं हो सका है। तो अगर खुदा न खास्ता अगर आपकी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए और आपको इमरजेंसी जाना पड़ जाए, यू हैव टू वेट लाइक एटलीस्ट 10 आवर्स बिफोर यू कैन सी ए कंसल्टेंट। तो हम्म इस तरह की सिचुएशन इस वक्त है। लेकिन ये ऑफ कोर्स टेम्परेरी है, ओवर द टाइम ये ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर हम कॉस्ट के हवाले से बात करते हैं, तो आप जो टैक्स पे करते हैं उसमें आपकी मेडिकल सर्विसेज कवर्ड होती हैं, जो ये गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है। लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आपने खुद पे करनी होती है, वो गवर्नमेंट कवर नहीं करती। लेकिन हम्म आपको अगर एम्प्लॉयर से मेडिकल इंश्योरेंस मिली हुई है तो वो प्रिस्क्रिप्शन आपकी उसमें कवर होती है। लेकिन उसमें भी एक फिक्स्ड आपको पेमेंट करनी होती है, मेरे ख्याल में $10 पर सब्सक्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन होती है। वो आपने हर दफ़ा जब भी आप प्रिस्क्रिप्शन लेंगे, तो मेरे ख्याल में $6 या $7 है, वो आपने हर दफ़ा पे करना है। हम्म रेस्ट ऑफ द कॉस्ट कवर्ड बाय योर प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस। और डेंटल इसमें कवर नहीं होता। अगेन डेंटल आपको फिर प्राइवेट मेडिकल से कवर करना पड़ता है, जो आपको एम्प्लॉयर देता है। अगर आपको एम्प्लॉयर से नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिलेगी, तो आपको अपनी पॉकेट से पे करनी पड़ती है वो। अच्छा। अब इसमें जो एक पॉइंट है वो ये कि जो फिक्स देना होता है फॉर द हम्म मेडिसिन, ये फिक्स होता है, चाहे आप लेट से मुझे प्रिस्क्राइब किया किसी ने 15 पाउंड की या $15 की एक एक हम्म। मेडिसिन का सेट है मुझे चाहिए, वो उसके लिए इन एनी केस मुझे $8 देने या $8 देने, इसी तरह मेरे होता है ख्याल या में परसेंटेज? परसेंटेज के बेस पे होता है। क्योंकि आई यहाँ थिंक पर मैं, 90% कवर्ड होती है, और 10% आपको शायद उसको अच्छा देना पड़ता ठीक है। है, सही है, अभी हाँ वो इस हिसाब दैट से। मेक सेंस, हम्म यस दैट मेक हम्म सेंस। तो हेल्थ केयर का यार यहाँ पर दुबई में इसी तरह से है कि आपको कुछ भी फ्री नहीं है अनलेस एंड अनटिल, मैंने कुछ केसेस देखे हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक केस देखा था जिसके अंदर मुझे अभी पता चला कि अबू धाबी के अंदर कोई भी हार्ट रिलेटेड इंसिडेंट हो जाए आपके साथ, वो कंप्लीटली फ्री होता है अनलेस यू आर रेजिडेंट ऑफ अबू धाबी। ये मैंने अभी देखा, एक लाइव केस मैंने देखा है, मैं उसकी डिटेल हम्म खैर बाद में कभी बताऊंगा। लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं यहाँ पर जिसमें आप चले जाएं तो आपको जो इमरजेंसी केसेस होते हैं वो आपको ले लेते हैं उसके अंदर, और आप जब तक उस इमरजेंसी में होते हैं और उस जिस जिस केस के लिए आप गए थे इमरजेंसी में उसके अंदर आप उस केस में रहते हैं, और लेट से अल्लाह ना करे आईसीयू में होते हैं या आप किसी वजह से एडमिट हो जाते हैं, तो वो सारी चीजें कवर गवर्नमेंट कर रही होती है। हम्म लेकिन दैट हार्डली हैपेंस बिकॉज उस तरह के केसेस बहुत कम होते हैं। असल में तो आपको डे टू डे जो जाना होता है, काम करना होता है, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो कवर नहीं होती हैं, वो आपको अपने पॉकेट से करनी हम्म होती हैं, चाहे वो अच्छे हॉस्पिटल से करवाएं चाहे वो थोड़े से एवरेज हॉस्पिटल से करवाएं, जहाँ जहाँ से भी करवाएं, तो वो आपको हम्म नॉर्मली आपकी अगर आप जॉब पे आ रहे हैं तो जॉब के ऊपर आपको एक इंश्योरेंस मिलती है कंपनी की तरफ से, जो अगेन इंश्योरेंस कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि वो कंपनी ने किस तरह की इंश्योरेंस ली हुई है। अगर वो अच्छी इंश्योरेंस हम्म होगी तो डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क कि किस तरह के उसके हॉस्पिटल्स कवर्ड हैं या क्लिनिक्स कवर्ड हैं तो वो आपको मिल रहे होंगे। अगर वो इतनी अच्छी नहीं है तो वो नीचे टीयर जो लोअर टीयर्स के हॉस्पिटल्स या हम्म हैं उस वो चीज़ कवर कर रहे होंगे। फिर उसके अंदर भी है कि क्या कॉस्ट कवर कर रहे होते हैं, क्या एनुअल आपका कोटा है, आपकी पूरी फैमिली का एनुअल कोटा है, या आपका अपना, कभी कभी लोग एग्जॉस्ट कर देते हैं उसको, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट होती है एग्जॉस्ट जब करता है बंदा, जब कोई अल्लाह ना करे कोई मेजर इंसिडेंट हो जाए उसके साथ, जब भी एग्जॉस्ट होती है, हम्म वरना वो अमाउंट एग्जॉस्ट नहीं होती है, तो साल की अमाउंट होती है। अच्छा एक चीज इसमें ये कि जो कि वेस्ट के अंदर बहुत ये, चाहे वो कार इंश्योरेंस हो चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस को अब्यूज करते हैं फॉर एनी रीजन, वो चीज आपकी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी अब तक कि आपके अगले साल के इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर। फॉर एनी रीजन आप हेल्थ इंश्योरेंस को नॉर्मली लोग अब्यूज नहीं करते, लेकिन कार इंश्योरेंस को अब्यूज कर सकते हैं, एक्सीडेंट कर सकते हैं या इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो उसके बाद वो आपकी अगले साल की इंश्योरेंस बढ़ जाती है। लेकिन वो अभी तक हम्म यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था वो सिस्टम, अब जाके कुछ चीजें चेंज हुई हैं। लेकिन इवन दो कि मैंने एक साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, हालांकि मेरी इतनी बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन फाइन मुझ पे ही लगा था, मैंने देखा था उसके बाद भी मेरी इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ी नहीं थी, जो कि हम सब बात कर रहे थे यहाँ पर कि अब वो चीजें आ गई। खैर वो हम कार्ड इंश्योरेंस में बात हम्म करेंगे उस पर। हेल्थ इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि अगर आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस खुद लेनी है, एम्प्लॉयर आपको दे नहीं रहा, या आप बिजनेस वीजे पर हैं, और आप जो लोकल अमरातीज हैं उनके लिए तो मसला नहीं है, उनके लिए तो इवन अगर आपको बाहर भी जाना है हम्म तो वो बाहर भी फैसिलिटेट कर देती है गवर्नमेंट। लेकिन जो आप बीइंग एन एक्सपर्ट अगर आते हैं तो आपको खुद अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है। एंड आयरनी इज दैट कि वो हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेंसिव होती है, इतनी भी एक्सपेंसिव नहीं होती है।
मतलब आप उसमें ले लें कि $1,000 के इक्वलेंट आप बात करें, तो आपको साल की जो, अगर आप ले लें एक बंदे के लिए इंश्योरेंस, अगर आप 4 फैमिली मेंबर्स हैं, तो अच्छा उसमें भी डिपेंड करता है कि बच्चों की इंश्योरेंस कम होगी अगर कोई प्री कंडीशन नहीं हम्म है। मेल की इंश्योरेंस भी इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन फीमेल की इंश्योरेंस वो कॉस्ट बढ़ती है उसके अंदर। तो और फिर एज के हिसाब से और कॉस्ट में चेंज आ जाता है, यानी कि अगर मैं बात करूं $1,000 कैनेडियन डॉलर्स की बात करूं, लेट से किसी 30-30 ईयर्स का कोई एडल्ट है, मेल एडल्ट है, तो वही चीज हम्म शायद अगर कोई फीमेल होगी एडल्ट 30 प्लस की, तो वो शायद 1,200 यानी कि $1,200 की बन जाएगी। मैं डॉलर टर्म्स में बात कर रहा हूँ, साल की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म। फिर अगर आप 40 क्रॉस करते हैं एंड देन यू क्रॉस 50 एज वेल, तो वो फिर प्राइसेस बढ़ना शुरू होती हैं, क्योंकि इन लोगों को, मैं लोगों को जानता हूँ जो अपने पेरेंट्स को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं और वो रखते हैं यहाँ पर, तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये हेल्थ इंश्योरेंस होती है। जो हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिल जाएगी सस्ती भी, इवन 700 दिरहम्स पर ईयर पे भी मिल जाएगी, लेकिन उस हम्म। इंश्योरेंस से आप अपने पेरेंट्स को अगर रखना चाहते हैं 70 ईयर्स अबव हैं, तो वो तो फिर किसी सूरत में काम नहीं करेगी आपको, वो सिर्फ वीजा कॉस्ट के लिए आपको शायद हम्म। पेपर वर्क के लिए मिल जाए। क्योंकि अदरवाइज आपको वो जो 70 ईयर्स प्लस के ऊपर जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पड़ती है, वो मैंने देखा है कि 30,000 दिरहम्स की भी पड़ सकती है। तो 30,000 दिरहम्स इज इक्वल टू, लेट से 2.75 से डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट कोई 30,000 दिरहम्स डिवाइड बाई 2.75, ऑलमोस्ट कोई $11,000 साल की इंश्योरेंस पड़ सकती है अगर कोई बंदा 70 ईयर्स अबव है। और अगर जो लोग हम्म। सोचते हैं कि हम यूएई में रिटायर होते हैं, तो दैट्स एक्सपेंसिव। दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। आप और बगैर इंश्योरेंस के रहना जो है ना, आई वुड से कि बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है दिमाग में आपके, कि कॉन्स्टेंटली आप यही सोच रहे होते हैं कि यार ये कोई अल्लाह ना करे हम कहीं हॉस्पिटल ना हाँ, जाना पड़ जाए यहाँ पे या तो मेडिसिन ना करना पड़ जाए। यस। हाँ, तो जब आप यहाँ पे अपने किसी पेरेंट को बुलाते हैं ना विजिट के ऊपर, तो हम्म। उसके लिए इंश्योरेंस आपको लाजमी तो नहीं होती, लेकिन आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लेनी पड़ती है, क्योंकि हम्म। अदरवाइज अगर खुदा न खास्ता आपको कोई कोई इंजरी हो जाती है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग कोई इस तरह का इश्यू हो जाता है और आपको इमरजेंसी जाना पड़ता है, देन उस पर जो बिल बनेगा आपका वो बियॉन्ड योर यूज होता है। तो हम्म। इंश्योरेंस तो यहाँ पे लेनी पड़ती है, क्योंकि अच्छा, एक इंश्योरेंस की हमारे कॉस्ट कितनी पड़ेगी अगर अगर लेट से किसी पेरेंट को ज़्यादा नहीं होती, जितनी अच्छा। तुमने बताया उससे कम होती है, क्योंकि मैंने अच्छा। अम्मी के लिए अपनी ली थी, मेरी अम्मी आई हुई है 6 मंथ्स के लिए, तो उनकी मैंने 6 मंथ्स की खाली इंश्योरेंस ली थी, तो डेट कॉस्टेड मी अराउंड आई थिंक $700 राइट। फॉर छह द महीने सिक्स की। मंथ्स पीरियड। हाँ। हम्म। नहीं वही बात है, वो यहाँ पर भी बहुत सस्ती भी होती है, लेकिन अगेन हम्म यू हैव टू कवर योर सेल्फ, इफ यू हैव टू कवर योर हम्म सेल्फ देन वो एक्सपेंसिव पड़ जाती है। और वो फिर बहुत हम्म सबसे बड़ा मसला जो है ना, यहाँ का जो लोग बात भी करते हैं, आप हेल्थ केयर इज द फर्स्ट वन एंड देन कम्स द स्कूलिंग, वो उस पर बात करते हैं, उसमें हम्म तो खैर आप कुछ आगे पीछे कर भी सकते हैं, लेकिन हेल्थ केयर इज समथिंग कि एक तो शुरू की फैमिली जो होती है उसके अंदर, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी यहाँ पर आए, जैसे हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बंदा गाड़ी ले रहा है, तो बंदा 50 लाख की लिमिट होती है उसकी, वो 60 लाख की गाड़ी लेकर इंश्योरेंस में कॉस्ट बचा रहा होता है। तो मैं कहता हूँ भाई आप 50 लाख की गाड़ी ना लें, आप 40 लाख की गाड़ी लें, लेकिन इंश्योरेंस उसकी अच्छी तरह से ले लें, क्योंकि वो बहुत हम्म, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह से हेल्थ केयर के अंदर भी हाँ, अगर आप कोई चीज कर रहे हैं, तो वो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, वो आपकी मेंटल सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर के अंदर। बिल्कुल तो ऑल्दो के, बिल्कुल। अच्छा फिर उसके बाद वंस आपके पास इंश्योरेंस आ जाती है, और अच्छी इंश्योरेंस हो, नॉर्मल हो या अच्छी हो, फिर आप, हम्म फिर मैं देखता हूँ कि उसके बाद आप कंपेयर करें ना उसको कनाडा से, वेस्टर्न कंट्रीज से, तो वो फिर मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि कनाडा से मूव हुए हैं दुबई, और उनके बच्चे ऑटिस्टिक थे, और कनाडा में, और मैंने खुद भी एक केस देखा है इस तरह का कनाडा में, जिसके अंदर वो बच्चा बेचारा ऑटिस्टिक था, और उसको डायग्नोज करने में उन्होंने इतना टाइम लगाया, और वंस वो डायग्नोज हो गया उसके बाद उसका ट्रीटमेंट अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो जो डायग्नोस्टिक का प्रोसेस था वो इतना लंबा था कि वो, क्योंकि ऑटिज्म में होता ही है कि अगर बच्चे को आपने जल्दी थेरेपीज स्टार्ट नहीं की, तो वो फिर वो टाइम गुजर जाता है, फिर वो टाइम नहीं हम्म आ सकता अगर आप 3 ईयर्स 2 ईयर्स के ऊपर वो उसकी थेरेपी स्टार्ट नहीं करें। उस बच्चे की बेचारे की हम्म थेरेपी उन्होंने 5 साल में स्टार्ट की थी, तो 5 साल के हम्म बाद तो फिर वो बच्चा बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुका होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह से मेरा एक कजन था हम्म जो जिसको डायग्नोज हुआ कैंसर, लेकिन वो डायग्नोस्टिक में उन्होंने तकरीबन 6-8 महीने लगा दिए थे। आई एम श्योर अगर वो पाकिस्तान में होता तो वो आप प्राइवेटली उसको हम्म। अगर लेट ये से ये एक जाते। चैलेंज है। हाँ ये, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, यूएस के अंदर आप होंगे, हाँ, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कनाडा से यूएस चले जाते हैं, अब अगर पैसे हो आपके पास, अगर आप पैसे हैं आपके पास, बिल्कुल। तो एटलीस्ट आप क्यू को ब्रेक करना चाहिए आपको वहाँ पर। हाँ, यही मैं आपको बता रहा था ना, कि जो मैं कंपेयर कर रहा था यूके से, तो यूके में ये ऑप्शन था आपके पास, अगर आपके पास प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस है, तो हम्म। आप इजीली क्यू जंप कर किसी भी प्राइवेट कंसल्टेंट को दिखा सकते हैं जाके। हम्म। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि यू कैन नॉट ब्रेक द चेन। आपने हम्म। जाना उसी सिस्टम है, चाहे आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस हो या ना हो।
एक तरह से इक्वालिटी है, विच इज गुड एज वेल, लेकिन यस। हाँ, लेकिन फिर अगर इस तरह के केसेस हो जाएं किसी के साथ, तो देन द हाँ तो प्राइस यू आर उन पेइंग इज टू हाई। हाँ तो उन दो केस के अंदर मुझे लगता है कि अगर आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस है और आप यंग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूएई जो है ना, दे आर हम्म। ऑलवेज अट्रैक्टिंग यंग यंग टैलेंट, और यंग के लिए आप फिर इंश्योरेंस इतनी महंगी नहीं होती है। अगर आप हम्म। यंग हैं और आप अगर आपके पास थोड़ी बहुत एक डिसेंट किस्म की जॉब है, तो फिर आपको वो जो अगली लाइफ आपकी अंटिल यूर गेटिंग ओल्डर, तो वो उस टाइम तक हम्म। आपके पास यहाँ की इंश्योरेंस वगैरह हो तो वो बहुत बेहतर है वेस्टर्न कंट्रीज के मेडिकल सिस्टम हम्म। से। क्योंकि आपको एमआरआई भी कराना होगा, कोई बड़े से बड़ा टेस्ट होगा, आप डॉक्टर के पास डायरेक्ट जाएंगे, आपको ये भी नहीं है कि पहले किसी जनरल फिजिशियन के पास जाना है, आपको पता है कि कहाँ जाना है, आपको वहां डायरेक्ट जाएंगे। हम्म। उसी दिन टेस्ट होगा, उसी दिन रिजल्ट आएगा, और अगले दिन आप जो है ना, बिल्कुल। आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता ये है। चीज़ ये चीज़ यूएस में है। ठीक है, हम्म। यूएस में मेडिकल स्टेट प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन जो आपको एम्प्लॉयर से इंश्योरेंस मिलती है, हम्म। उससे आपको इमीडिएट जो है ट्रीटमेंट मिलता है। हम्म। ऑफ कोर्स वो 100% कवर नहीं होती, उसमें आपको कुछ अपने खुद से भी पे करना पड़ता है। लेकिन जो लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होता है उसमें, और कनाडा की जो प्राइवेट जो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर है, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। हम्म। तो इसमें आई वुड से कि दुबई हम्म। डिपेंड्स कि आपकी सिचुएशन क्या है, लेकिन ऑफ कोर्स आप जब ओल्ड एज में जाते हैं तो वो उसमें बिल्कुल भी हम्म। यूएई जैसी जगह जो है ना आपको हेल्प आउट नहीं करती, अनलेस अनटिल मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो लेट से आपके पास कैश फ्लो है, आपके पास पैसे बहुत हैं, आपके पास ऑलरेडी हम्म। इतने इतने रिसोर्सेज हैं, फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो आप कहीं भी रहें, फिर हाँ। तो द वर्ल्ड इज योर्स। बल्कि फिर तो बेहतर ये है कि आप दुबई में रहें। अगर आपके पास पैसे हैं हम्म। और खर्च कर सकते हैं, फिर तो आपको आपको कोई क्यू में नहीं जाना पड़ेगा, आपको मौसम, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ अभी रिसेंटली कनाडा से मूव हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज वो कह रहे हैं यार अब हम हम्म। 50 प्लस के हो गए हैं, अब हमें यहाँ पर सर्दी हमें समझ नहीं आती। तो वो कहते हैं कि हम 6 महीने बिल्कुल। वहां रह लेंगे, 6 महीने कनाडा में रह लेंगे। तो वो इस तरह के भी लोग हैं जो हाँ। कि इस तरह की कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं। लेकिन अगेन, अगर कैश फ्लो आपके पास है, वही बात है, पर्सनल फाइनेंस आपने अच्छी तरह से देखी है थ्रू आउट हम्म। योर लाइफ, तो फिर आपके लिए पूरी दुनिया खुली हुई है, आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हम्म। ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा पैसे निकाल सकें हेल्थ केयर के लिए, फिर आपके लिए बेहतर ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज बिल्कुल। रहे हैं आप। बिल्कुल। राइट। अच्छा, अब ये तो हमने बात की हेल्थ केयर की। इसके इसी से एक एक टॉपिक रिलेटेड है। अगर हम बात करें चाइल्ड केयर की, तो बल्कि पहले बात हम्म। करते हैं हम चाइल्ड एजुकेशन की। तो चाइल्ड एजुकेशन के अंदर हाँ। यहाँ पर हर चीज, कोई भी चीज फ्री नहीं है यहाँ पर, हर चीज के आपको पैसे देने हैं। हम्म। गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, लेकिन नॉर्मली जो अमराती लोकल्स होते हैं वो लोग जाते हैं, या फिर जो अरबी समझते हैं या सीखते हैं वो लोग वहाँ जा सकते हैं। वो शायद फ्री होते हैं, मुझे उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा कि गवर्नमेंट स्कूल जाते हो यहाँ पर सब कुछ प्राइवेट है। लेकिन अच्छी बात यहाँ प्राइवेट हम्म। स्कूलिंग की ये है कि आपको स्टार्टिंग फ्रॉम एनीथिंग, आई वुड से, मैंने ऐसे स्कूल्स भी देखे हैं जो कि तकरीबन कोई 2,000 दिरहम 3,000 दिरहम पर ईयर की कॉस्ट भी पे आते हैं। ऑल्दो की उनकी क्वालिटी आप अच्छा। जज कर सकते हैं, जो कि लेट से अगर हम्म। मैं 3,000 दिरहम की बात कर लूँ, तो 3,000 दिरहम $1,000 पर ईयर की कॉस्ट आ जाती है। हम्म। फ्रॉम दिस फ्रॉम इज दैट, नथिंग। हाँ। विच इज वेरी लेस, हम्म। बट अगेन उनकी क्वालिटी हम्म। इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन फ्रॉम देयर until you go to something like even 120,000 dirhams per year, which is equivalent to 2.75 से डिवाइड कर दें तो हम्म। 43,000 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर ये तो बहुत फॉर एक्सपेंसिव है। फॉर द स्कूल। तो एक बहुत बड़ी वाइड वैरायटी आपके ये तो पास जो काफी अवेलेबल है। एक्सपेंसिव है। यस। अच्छा, इसमें मैं कंपेयर करूँ ना, अगर जीसीसी कंट्रीज के अंदर सऊदीया से कंपेयर करते हैं लोग, तो सऊदीया में एक चीज मैंने देखी कि वहां पर आपको मिडिल ग्राउंड नहीं मिलता है। दुबई में एक अच्छी चीज ये है कि मिडिल ग्राउंड मिल जाएगा आपको। ये मैंने जो बताया कि लेट से $1,000 वाले स्कूल भी मिल जाएंगे, और हम्म। $43,000 वाले भी मिल जाएंगे, इवन इससे इससे भी महंगे मिल जाएंगे। लेकिन आपको 2,000 के भी मिल जाएंगे, 3,000 के भी मिल जाएंगे, 4,000 के भी मिल जाएंगे, 10,000 के भी मिल जाएंगे, जो आपकी कैटेगरी में आप जिस जहां पर फॉल करना चाहते हैं। सऊदीया में ऐसा नहीं है, सऊदीया में या तो आपको लोअर टियर मिलेगा या अपर टियर हम्म। मिलेगा, वहाँ मिड टियर नहीं है। तो वो हम्म। कुछ डिफरेंसेस हैं, खैर वो एक अलग टॉपिक है सऊदीया को कंपेयर करें अगर यूएई से। अगर ऑफ कोर्स कनाडा की बात करें, तो कनाडा के अंदर जो पब्लिक स्कूलिंग है वो फ्री है, लेकिन वो दैट कम्स विद कैवियट्स, हाँ। और वो मैं चाहूंगा बिल्कुल। कि वो बात करें इस पर। हाँ, एजुकेशन तो तकरीबन जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे स्टेट प्रोवाइडेड होती है। हम्म। चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज देख लें, यूके देख लें, कनाडा, इवन यूएस में आपकी एलिमेंट्री स्कूल से लेके हाई स्कूल तक वो हम्म। स्टेट प्रोवाइडेड एजुकेशन होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम्म। हाई स्कूल के बाद जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो फिर ऑफ कोर्स पेड होती है, लेकिन तब भी वो हाईली सब्सिडाइज होती है, यानी कि अगर कनाडा में आप एटलीस्ट सस्ती नेशनल होती हैं। है। हाँ। हाँ, इवन यूएस में भी अगर आप नेशनल हैं तो यू 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 हैव टू पे लेस फी कंपेयर टू एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। जो हम्म। कि यूके में था, हमने पढ़ा हुआ यूके में, जो हमने मास्टर्स किया था, मैंने ऑलमोस्ट £10,000 पे किए थे उस जमाने में। हम्म। और कंपेयर टू नेशनल स्टूडेंट,
उसको तकरीबन $3,000 पे करने थे, 3,000 लेकिन पाउंड सॉरी। वो चेंज हो गया वैसे अब, यूके में हो चेंज हो सकता गया। है हो गया हो, हाँ। हाँ वो हाँ, चेंज हो इट्स गया, बीन लाइक ऑलमोस्ट कोई 50% पे आ 15 गया वो। ईयर्स। 50% पे हाँ। आ गया वो, 50% लोकल स्टूडेंट एंड हम्म 100% फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो वो यूके में चेंज हो गया, लेकिन कनाडा में मैं फिर भी देख रहा था कि वो सब्सिडाइज रेट, काफी सब्सिडाइज रेट दिया। अभी भी काफी सब्सिडाइज है। हम्म। तो ये तो स्टेट प्रोवाइडेड है। अच्छा, क्वालिटी भी हम बात कर सकते हैं कि जो स्कूल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। मैं जो यहाँ के लोकल्स या जो बहुत पहले से रह रहे हैं यहाँ पे कैनेडियंस, उनसे मैं जब पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि 10 ईयर्स पहले इतना बुरा हाल नहीं था जितना कि अभी हो गया पब्लिक स्कूल्स का। और वो उसका ताल्लुक ऑफ कोर्स ये जो पूरा एजेंडा है वो एजेंडा से कहते हैं अक्सर। इसमें ये LGBTQ और इस तरह की चीज़ें ये प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट क्या बल्कि एग्रेसिवली असर्ट कर रहे हैं बच्चों के दिमाग के ऊपर। तो उससे जो लेवल ऑफ एजुकेशन है काफ़ी इससे डैमेज हुआ है। ख़ास तौर पे हम जैसे लोग जो एक कंजर्वेटिव सोसाइटी से आते हैं तो हमारे लिए तो ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। तो बहुत से मैंने पेरेंट्स को देखा, बल्कि मैंने खुद अपनी भी बेटी को पब्लिक स्कूल से उठा लिया इसी वजह से। इवन तो प्राइवेट स्कूल में एक्सपेंसिव है, लेकिन यू हैव टू मेक अ चॉइस कि आपने किस हद तक अपने बच्चों को एक्सपोज करना है इन चीज़ों से। तो हम्म। 10 ईयर्स पहले तक तो इन स्कूल्स का इतना बुरा हाल नहीं था, काफ़ी अच्छे स्कूल थे। यहीं से पढ़ के, पब्लिक स्कूल से पढ़ के काफ़ी लोग निकले हैं जो काफ़ी अब वेल सेटल्ड हैं, उनकी एजुकेशन भी अच्छी है। लेकिन अब जो इस वक्त लेवल ऑफ एजुकेशन है पब्लिक स्कूल का, वो काफ़ी डिटोरिएट हो चुका है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जो क्वालिटी है क्यूरिकुलम की, वो भी काफ़ी जो है वीक है। यानी कि अभी रिसेंटली आर्टिकल आया था कनाडा में कि इनकी प्रेस के अंदर के जो मैथमेटिक्स की जो कॉम्पिटेंसी है कैनेडियन पीपल्स के दरमियान, वो काफ़ी लो है एज कम्पेयर टू देयर G7 कंट्री मेंबर्स। तो वो भी काफ़ी मुझे फील हुआ था। तो उस लिहाज से जो पब्लिक एजुकेशन है वो कंपेयर टू लास्ट 10 ईयर्स काफ़ी डिटोरेट हुई है। तो मैं काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़वा रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स में यह है कि ऑफ कोर्स वो उतनी ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू पब्लिक स्कूल, और फिर उनकी फ़ी जो होती है एक्सपेंसिव होती है, जिसमें आपको 100% सब कुछ पे करना पड़ता है। उनकी ट्यूशन फ़ी, उनकी यूनिफॉर्म, उनकी बुक्स, जो भी आपको सर्विसेज चाहिए वो आपको सब 100% खुद कवर करनी पड़ती है। अच्छा, ये दिस इज सरप्राइजिंग फॉर मी बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि जो चीजें पब्लिक स्कूल में फ्री मिल रही हैं, लेट से मील्स मिल रहे हैं, लेट से बुक्स मिल रही हैं, लेट से यूनिफॉर्म मिल रहा है, वो तो सारी चीजें वहां पर फ्री होती होंगी ना, तो वही चीजें एटलीस्ट गवर्नमेंट ट्रांसलेट करेगी प्राइवेट स्कूल्स के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें आपको नहीं। सब कुछ खुद करना पड़ता है। पब्लिक स्कूल में जो है यूनिफॉर्म नहीं होता, यू जस्ट अच्छा, आप यूनिफॉर्म नहीं अपना होता, जो ओके। नॉर्मल ड्रेस है वही लेके आते हैं। ओके और ओके। प्राइवेट स्कूल में फिर वो जिस तरह हमने पाकिस्तान में पढ़ा है, प्राइवेट स्कूल में वही सिस्टम होता है, उनका अपना यूनिफॉर्म होता है, उनका अपना एक करिकुलम होता है, और राइट। उनकी एक गाइडलाइंस होती है जिसमें आपको फॉलो करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे कैथलिक स्कूल भी हैं, जिस तरह इस्लामिक स्कूल होते हैं या जेविश स्कूल होते हैं, यहाँ पे कैथलिक स्कूल भी हैं। उनका स्टैंडर्ड काफ़ी बेहतर है एज कम्पेयर टू पब्लिक स्कूल। ये हमने तो पाकिस्तान में भी देखा ना कि वहां पर भी जो कैथलिक हाँ। स्कूल्स होते हैं वो अच्छे स्टैंडर्ड्स पे हम्म चल रहे होते हैं, मामा पारसी टाइप के हाँ, जो। एग्जैक्टली exactly। और हम्म। वो जो गवर्नमेंट का असर्टेड वो एजेंडा है उसको फॉलो भी नहीं करते कि LGBTQ को हाँ ओके। प्रमोट करें आप ओपनली। राइट तो वो भी राइट। उस लिहाज से वो लोग भी कंजर्वेटिव हैं। तो हम्म। एक चॉइस ये भी होती है कि आप कैथलिक स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा लें, क्योंकि वो फ्री होते हैं, वो भी स्टेट प्रोवाइडेड होते हैं कैथलिक अच्छा स्कूल भी। अच्छा। लेकिन उनका जो पूरा प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है पब्लिक स्कूल के हवाले से। ओके, लेकिन उसके अंदर फिर ऑफ हम्म, कोर्स अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप मूव करें तो वो तो इट डजंट मेक सेंस कि इनके आप हाँ। वहां पर उसमें आपके भेजें। पास चॉइस होती है कि यू कैन, आप अपने बच्चे को जो है उन रिलीजियस एजुकेशन से हटा सकते हैं। वो एक चॉइस देते हैं आपको। अच्छा अच्छा, ये टॉपिक हम्म इतना बड़ा है ना कि मेरे पास और भी दिमाग में पॉइंट्स आ रहे थे। जैसे एक पॉइंट ये भी था हम्म जो कि मैं वेस्टर्न कंट्रीज में जो लोग मेरे दोस्त वोस्त रह रहे हैं वो बताते हैं कि यार आप जिस एरिया में सेलेक्ट करते हैं अपना घर, इट मेक्स सेंस कि जो है ना, इट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि आपका स्कूल कौन सा है। पब्लिक स्कूल्स की बात करें अभी हम, प्राइवेट पे भी आते बिल्कुल हैं, लेकिन पब्लिक स्कूल के अंदर अगर आप अच्छे एरिया में रह रहे हैं तो अच्छा पब्लिक स्कूल आपको मिलेगा, जो कि ऐसा दुबई ही में है। नहीं है। ऑफ कोर्स दुबई में आप कहीं भी रह सकते हैं और कहीं का भी स्कूल जा सकते हैं। जैसे प्राइवेट हम्म स्कूल में अब लेट से कनाडा, मुझे नहीं पता कनाडा में प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी वही बेंचमार्क आते हैं, अगर आपको किसी स्कूल में डालना है हम्म तो आपका वही एरिया होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप अक्सर उन्होंने देखा है, जो घर ढूंढ रहे होते हैं तो उनकी एक प्रायोरिटी होती है कि उन्होंने उस नेबरहुड में स्कूल्स अच्छे देखने हैं। हम्म। तो यहाँ पे एक सिस्टम है जिसमें स्कूल्स की रेटिंग होती है। तो उस रेटिंग के हवाले से फिर वो उन नेबरहुड्स में घर देखते हैं, हम्म। क्योंकि आपको एडमिशन तभी मिलता है जब आप उस कैचमेंट एरिया में आ रहे हो, क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन का कोई इशू बनता है। तो ख़ासतौर पर जो पब्लिक स्कूल हैं उनकी ये प्रायोरिटी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस पे बच्चों को एडमिशन दें, ताकि ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा हैवी यूज़ ना हो।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब आप घर देख रहे होते हैं तो आप उन नेबरहुड्स में देखते हैं जहाँ पे स्कूल की रेटिंग काफ़ी अच्छी हो। राइट। अच्छा, अब एक और पॉइंट अभी मेरे दिमाग में आया, ये ट्रांसपोर्टेशन का, ऑल्दो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइवेट स्कूल्स की फीस कितनी होती है उस पर तो अभी आते हैं, लेकिन हम्म। आई होप कि मिस ना करें, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं लेट्स से कनाडा में, तो उस केस हम्म। के अंदर आपको ऑफ कोर्स फीस पे करनी होती होगी अपने आउट ऑफ योर पॉकेट। हाँ, बिल्कुल। अगर आप जो प्राइवेट स्कूल आपके घर से दूर है तो कम्यूटिंग फिर आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको अच्छा। खुद पिक एंड ड्रॉप करना है। तो या तो आप खुद करें या आप कोई ट्रांसपोर्ट अरेंज करें, जो स्कूल प्रोवाइडेड सर्विसेज होती हैं वो आप लें, तो उसको आपको पे करना पड़ता है। तो अगर एंड लेट्स इट से, वेरीज बिटवीन हाँ, $200 to $300 पर मंथ पर बच्चा। okay, so $300 is equal to almost 1,000 or less than 1,000 dirhams, and then it हम्म। comes to, yeah, it's very expensive. So हम्म। now coming to the point of how much does a private school cost in Canada? वो कितना? ये भी वेरी करता है, हम्म। और डिपेंड करता है किस लेवल का स्कूल है। तो यहाँ पे कुछ स्कूल ऐसे हैं जो जिनकी जो मंथली कॉस्ट है वो है अराउंड $500 पर मंथ पर किड। अच्छा, ये $500 जब और बोलते हैं पर मंथ, तो इसमें स्कूल जब जो 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 लेट्स से वेकेशन टाइम आता है, लेट्स से 2 महीने की छुट्टी हाँ, आती है, उस टाइम पर वो वो चार्ज हो रही होती है? बिल्कुल 11 मंथ्स अच्छा। का वो मांगते हैं, आउट ऑफ ओके। 12 मंथ्स। एक एक ओके। मंथ आप पे नहीं कर सकते, लेकिन 11 मंथ्स का आपको पे करना होता है। अच्छा। अच्छा। और ये सिर्फ ट्यूशन फी होती है, जिसमें फिर आपने यूनिफॉर्म खुद अलग खरीदना है। हम्म। जो बच्चों की जो स्कूल की स्टेशनरी होती है वो आपने अलग से उसका पे करना है। तो ये खाली सिर्फ ट्यूशन फी है। पब्लिक ठीक स्कूल है, में सब कुछ स्टेशनरी से लेकर बुक से सब लेकर सब सब कुछ, कवर्ड हाँ, होता है। सब कवर्ड होता है। यूनिफॉर्म तो होता ही नहीं है, हम्म। लेकिन जो स्टेशनरीज जो होती हैं, जो कंप्यूटर सर्विसेज जो होती हैं स्कूल में, वो सब स्टेट प्रोवाइडेड होती हैं। जब। एक तरह से सिस्टम सिस्टम उनका बहुत अच्छा है, यानी कि हम्म। उन्होंने एक लार्ज स्केल के ऊपर एक एक कम्युनिटी सिस्टम बनाया हुआ है। प्रॉब्लम यहाँ पे उसमें आई हुई है कि जो ये कंटेंट उसके अंदर असर्ट कर रहे हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। और हम्म। ये एक ग्लोबलिस्ट एजेंडा है जो वेस्टर्न कंट्रीज जो है अपने जनरेशन्स को जो है वो असर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो सिस्टम उन्होंने डेवलप किया हुआ है ओवर द इयर्स वो काफ़ी स्ट्रांग है, यानी कि एक लार्ज स्केल के ऊपर कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम उन्होंने बना दिया है, जिसमें हर चीज़ कवर्ड है। टीचर्स हम्म। की फीस से लेके टीचर की जो सैलरीज है वो भी कवर्ड है, बिल्डिंग की मेंटेनेंस है वो कवर्ड है, बच्चों की फीसेस कवर्ड हैं, जो उनकी स्टेशनरी है, जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट, वो स्कूल से बाहर लेके फील्ड ट्रिप पे लेके जाते हैं, वो भी सब कवर्ड होता है। तो हम्म। इट्स सेल्फ सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन जो कंटेंट अब पॉलिसीज के जरिए इंजेक्ट हो रहा है वहाँ प्रॉब्लम है। अच्छा, अगेन हम्म। नाउ कमिंग बैक टू द फीस, तो फीस कह रहे हो तो $500 से स्टार्ट हो सकती है? हाँ, जो या, प्राइवेट स्कूल है, यानी कि हाँ, एट मिनिमम आप 500 से स्टार्ट करें, एंड इट कैन गो अप टू एट मिनिमम, $1,000 पर। एट मिनिमम। हाँ। हाँ, तो हाँ, अगर मिनिमम किसी के दो, 500 है। हाँ, तो अगर अगर किसी पर, के और ये बच्चे हैं, पर किड है। हाँ, दो एग्जैक्टली। बच्चों में तो $1,000 तो सिर्फ फीस चली जाएगी, प्लस उसके ऊपर एसोसिएटेड एक्सपेंसेस, तो आप ऑलमोस्ट कुछ दैट्स दो राइट। सौ $200-300 वो लगा लें, या इवन $500 लगा लें अगर फीस, कम्यूटिंग भी थोड़ी सी दूर हो जाती है। तो $1,500 आपने ये लगा लिया, 2 बेडरूम अपार्टमेंट आपने लिया हुआ है, तो वो तो आपके सिर्फ और सिर्फ खाली खाली आपके रेंट के अंदर, प्लस स्कूल अगर आपको प्राइवेट स्कूल में भेजना है, तो आपकी हम्म। सैलरी तो खत्म हो जाएगी यहीं पर। एग्जैक्टली exactly. अब ये हम्म। चॉइस है ना, यानी कि कुछ लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कोई इशू नहीं है पब्लिक हम्म। स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने हाँ, हाँ, हाँ। का। इवन मुझे, मैं भी सेटिस्फाइड था अंटिल लास्ट 2 इयर्स। हम्म। लेकिन जब मैंने लास्ट ईयर्स में इतनी ज़्यादा चेंजेस देखी पब्लिक स्कूल में, देन आई डिसाइडेड टू पुल माई किड ऑफ। लेकिन बहुत से हम्म। ऐसे पेरेंट्स हैं, दे हैव नो इश्यूज। तो हम्म। ये एक पर्सनल चॉइस है। ये पर्सनल चॉइस है, ठीक है। हाँ। तो अच्छा, दुबई की बात करें तो अगेन अच्छा, $500 से इट कैन गो अप टू लेट्स से $1,000 और इवन हाँ, एग्जैक्टली। इवन मोर। समटाइम्स इट कैन गो अप टू लाइक $1,500 एज वेल, जो हाई एंड प्राइवेट स्कूल्स हैं। $1,500 का मतलब, ये मैंने यहाँ पर जो वो मैक्सिमम प्राइस बताई थी, वो बड़ा जबरदस्त कोई स्कूल है यूके का, जो कि यहाँ पर ब्रांच इसने खोली हुई है, वो बड़ा मतलब वो ऐसा एलीट किस्म का स्कूल है जहाँ पर गोरों में भी एलिटिस्ट गोरे जाते हैं। तो उन्होंने भी यहाँ हम्म। पर अपनी ब्रांच खोली हुई, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम। लेकिन अगर 1,500 को ले लें, और तो $18,000 बनते हैं फिर भी, या $15,000, ये इससे ज्यादा फिर भी नहीं बनते। तो यहाँ पर देखें हम्म। तो यहाँ पर काफी एक्सपेंसिव स्कूल है, और जो कि मैं ऐसे खुद लोगों को जानता हूँ जो इतने इससे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव स्कूल्स में भेज रहे हैं बच्चों को, लेकिन वही बात है कि हम्म। अच्छा, यहाँ पर ये भी होता है कि बहुत सारी कंपनीज आपको स्कूल अलाउंस भी देती हैं, आपकी सैलरी पैकेज के अंदर वो ऐड अप करती हैं। तो अगर आपके हम्म। बच्चे हैं तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिलते वो पैसे, वो अपने जेब से भी दे रहे होते हैं। अच्छा, उसमें लेट से मुझे स्कूल अलाउंस मिल रहा है, लेट ये से ऐसा नहीं है।
अच्छा, यहाँ पे यहाँ आपको हाँ, प्राइवेट, वहाँ तो आपकी जो हाँ सैलरी वो सैलरी होगी, हाँ। तो अगर बिल्कुल। आपको मिल भी रहे स्कूल अलाउंस, तो बहुत सारे लोगों को मैं ये कहता हूँ कि यार आप ये देखें, मैं एग्जांपल इस तरह से कोट करता हूँ कि अगर मुझे फर्स्ट करो 30,000 दिरहम्स का एनुअल स्कूल अलाउंस मिल रहा है, और मुझे हम्म पता है कि यार मुझे मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी है लेट से, और मैं किसी बच्चे को अपने, और मेरे पास कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं 35,000 में भी भेज सकता हूँ बच्चों को। लेकिन होगा क्या कि वो जब मैं 30,000 से ब्रीच करूंगा अपना अपना थ्रेशोल्ड, और 35,000 पे जाऊंगा, तो सिर्फ स्कूल फीस नहीं बढ़ेगी। अच्छा, बाय द वे, स्कूल बस के भी अच्छे खासे एक्सपेंसेस हैं जो कि अब यहाँ पर और हम्म बढ़ने लगे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा रेगुलेशंस आ गई हैं उस तरह की कि सीसीटीवी भी होना चाहिए, नैनी भी होनी चाहिए बस के अंदर, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो दुबई गवर्नमेंट ने स्पेशली डाल दी हैं। तो दुबई के जो स्कूल हैं उनकी स्कूल बस की फीस काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तकरीबन कोई 5,000, समवेयर बिटवीन 7,000 to 10,000 दिरहम्स पर ईयर बन हम्म जाती है वो, तो वो भी एक एडिशनल कॉस्ट है। एनीवेज, अच्छा, उसके अंदर मैं ये कह रहा था कि 30,000 दिरहम्स की आपकी आपकी एलोकेशन की हुई है कंपनी ने, जो कि बहुत कम कंपनीज अब करती हैं, लेकिन करी भी है। और आप 35,000 दिरहम्स के स्कूल में समझ में आता है, आप उसमें भेजने हम्म लगते हैं बच्चे को, लेकिन जब वो 35,000 दिरहम के स्कूल में जाएगा ना बच्चा, तो उसके जो जो एसोसिएटेड एक्सपेंसेस होंगे वो भी उसी तरह से बिल्कुल। होंगे। वो भी उसी मेरे हिसाब से, मेरे हाँ बेटे सही कह को रहे हो। मैंने एक एक्सपेंसिव स्कूल में डाला हुआ था एक टाइम पर, तो वो स्पेन लेके जा रहे थे बच्चों को। अब उसी जमाने में हम लोग यूके से वापस आए थे ट्रिप करके, तो उसी अगले साल वो स्पेन लेके जा रहे थे, तो और यूके के ट्रिप का हमारा लेट से 40,000 दिरहम का खर्चा आया था 5 लोगों की फैमिली का। वो लेके जा रहे थे एक बच्चे को 20,000 दिरहम के अंदर, हम्म स्पेन, और वो भी सिर्फ एक हफ्ते के लिए। तो वहां पर और फिर अगेन पीयर प्रेशर होता है बच्चों पे, और वो अजीब सा होने लगता है, तो वो इसलिए बेहतर हम्म ये है कि आप अपनी उसको जरूरत नहीं है कि आप एट मैक्सिमम पे जा सकें। स्कूलिंग हमने देख ली कि हम भी हम्म कैसे स्कूल से आए, और फिर भी उसके अंदर काम चल ही जाता है। बिल्कुल तो घर बिल्कुल। की इन्फो, घर की जो माहौल है और घर की जो आपकी एजुकेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंपेयर टू व्हाट हम्म स्कूल इज टीचिंग। तो खैर, एनीवेज, एग्जैक्टली। ये स्कूल्स, मैं कहूँगा कि स्कूल्स इट डिपेंड्स ऑन पर्सनल चॉइस, लेकिन कुछ लगता है कि कनाडा में ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगेन, अगर आपको प्राइवेटली हम्म सेंड करना है, तो फिर वो बराबर ही बन जाती है बात, जो अगर आप कंपेयर बिल्कुल। करें दुबई हाँ, को। और ये और पर्सनल चॉइस है, यानी कि हाँ। आपने खुद डिसाइड करना है कि किस लेवल पे आप जो है वो कंफर्टेबल हैं। हम्म। और जैसे जैसे कि मैंने बताया कि $500 पर किड भी हैं यहाँ पे प्राइवेट स्कूल, और $1,500 के भी हैं, तो इट वेरीज आपकी हाँ। क्या पर्सनल चॉइस क्या है। अच्छा, अगेन आई वुड से कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत लंबी वीडियो होती जा रही है, लेकिन अगर जल्दी हम्म से जरा नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाएं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कार्स, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का और गाड़ियों हाँ का और इंश्योरेंस का, ये क्या सिनेरियो बनता है। फिर पहले तुम बताओ, फिर मैं हाँ। बताता हूँ उसको। तो अगर आप डाउनटाउन टोरंटो में रहते हैं, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, यानी कि आप अगर किसी सबवे स्टेशन करीब रह रहे हैं, जहाँ वॉक बाय वॉक आप सर्विस स्टेशन पे जा सकते हैं, तो जब एक दफ़ा आप सर्विस सर्विस स्टेशन चले गए तो आप ऑलमोस्ट डाउनटाउन के हर कोने में जा सकते हैं। हम्म। तो उस केस में तो आपको गाड़ी रखने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्टिल लिव विदाउट कार। लेकिन अगर आप सबर्ब्स में जाके रह रहे हैं, तो वहाँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं है, तो वहाँ आपको लाजमन गाड़ी अपनी पर्सनल रखनी पड़ेगी। तो गाड़ी की जो मेजर कॉस्ट होती है वो होती है उसकी इंश्योरेंस। हम्म। जैसे कि मैंने बताया कि मैं जब यूके से मूव हुआ था, तो जो मैं यूके में अपनी एनुअल इंश्योरेंस पे कर रहा था वो यहाँ पे मुझे मंथली पे करना पड़ी थी, यानी कि इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। यानी कि एक एवरेज कार की जीटीए में अगर आप रह रहे हैं, इंश्योरेंस पड़ती है ऑलमोस्ट बिटवीन $250 to $300 पर कार। अगर आपने एक से ज़्यादा कार रखी हुई तो दैट कैन ऑल्सो बिकम एक्सपेंसिव। हम्म। और और फिर उसके बाद गैस, उसका जो गैस का खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा है, वो डिपेंड करता है कि आपकी कम्यूट कितनी है। अगर कम्यूट ज़्यादा है तो ऑफकोर्स वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। तो एवरेज अगर हम देखें जो इस वेबसाइट के जरिए हमें पता चल रही है, इट्स अराउंड बिटवीन $550 and $600 पर मंथ पर मंथ। में आपकी कार की जो इंश्योरेंस है, उसकी जो फ्यूल कॉस्ट है, और जो वियर एंड टेयर अगर आपने मेंटेनेंस कुछ करवानी है, सर्विसिंग करवानी है, तो वो सब मिला के। तो इसमें चलो, कार वियर, की अपनी हाँ, कॉस्ट शामिल नहीं है। अगर आपने ऐसे मंथली लीज पे ली हुई है या वो फाइनेंस अलग पे है। ली हुई है, दैट इज एक्स्ट्रा। कार की आजकल वैसे वहां पर वो क्या चल रहा है, लेट से आपको लेना है कार लीज पे, लीज तो नहीं, मैं कहूंगा कि ओनरशिप पे लेनी है, गाड़ी खरीदनी है, और उसकी उसकी हम्म इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है कार के ऊपर। ज़्यादा है, अब तो बढ़ गया है ना, ऑलमोस्ट 9% पे मिल रहा है इस वक्त। 9% फॉर अ न्यू हम्म कार? बिल्कुल। बहुत महंगा है। मतलब यहाँ पर हम्म अभी भी असल में कुछ इंसेंटिवाइज करते हैं यहाँ के कार शोरूम वाले भी, वो क्योंकि मार्केट छोटी है, तो मेरे ख्याल से, और यहाँ पर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो यूज हम्म कार, जब जब कोविड हुआ था और सारी ब्रेकडाउन हुआ था ये सप्लाई चेन का, तो उस टाइम पर सेकेंड हैंड कार्स भी महंगी हो गई थी, और पहली वो तो दफा यहाँ हमने भी हो गई दुबई में, थी। हाँ, पहली दफा हमने देखा था कि हम्म जो पहले पूरी दुनिया में ही हो रहा था ये, जैसे पाकिस्तान के अंदर गाड़ियां नहीं मिलती हैं, वो दो दो तीन तीन महीने की वेट पे मिल रही होती हैं,
ओन सिस्टम तो नहीं आया था, लेकिन फिर भी वो होना शुरू हो गई थी महंगी। हाँ। लेकिन अभी भी अगर कोई लेना चाहे तो आई थिंक 3.5% से ऊपर का वो नहीं मिलेगा आपको, इससे कम के ऊपर ही नहीं, गाड़ी मिल यहाँ जाएगी। यहाँ तो इंटरेस्ट काफ़ी ऊपर हो गया है। अच्छा। और वो ऑफ कोर्स उसी वजह से ना कि जब इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफ कनाडा बढ़ा रहा होता है तो ऑफ कोर्स उससे एसोसिएटेड जितने भी डेट हाँ प्रोडक्ट्स होती हैं फाइनेंस की वो हाँ। सब एक्सपेंसिव हो जाती हैं। अच्छा, ये चीज मैंने देखी यहाँ पर कि हम्म। ऑल्दो के इंटरेस्ट रेट कपल्ड होते हैं यूएस से, लेकिन हम्म। हर चीज का पता नहीं फॉर सम रीजन इम्पैक्ट नहीं आता उस तरह से जिस तरह से वो आता है, आना चाहिए। कुछ चीजों को हम्म। प्रॉब्ली शायद गवर्नमेंट कुछ किसी और तरह से देख रही होती है, सेंट्रल बैंक किसी और तरह से देख रहा होता है यहाँ पर, हाँ। ऑल्दो के इंटरेस्ट रेट एग्जैक्टली उसी तरह से चेंज हो रहे होते हैं। मॉर्गेज के ऊपर इम्पैक्ट आता है, लेकिन वो भी उतना नहीं आता हम्म। जितना यूएस के अंदर आ रहा होता है। अच्छा, अब हाँ। इंश्योरेंस के ऊपर बात करें तो यहाँ की इंश्योरेंस जो है ना इतनी महंगी नहीं है। अगर आप लेट से इवन आई वुड से 2% कह सकते हैं, 2.5% कह सकते हैं ऑफ द कॉस्ट ऑफ हम्म। द कार पर ईयर। तो अगर लेट से आपकी गाड़ी आप मैं करोला, टोयोटा करोला की बात कर लूँ, तो 70,000 लेट से दिरहम की गाड़ी मिलेगी नई। और अगर उसमें 2.75 से डिवाइड करते हैं तो 25,000 दिरहम डॉलर्स बनते हैं। करोला कितने की मिलेगी? ब्रांड न्यू अगर आप लेते हैं तो वो आपको ऐसी पड़ती है, अगर बेस बेस मॉडल लेते हैं ना हाँ तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 24-25,000 डॉलर्स। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट सेम हम्म। रेट पड़ रहा है, लेकिन उस पे जो इंश्योरेंस देनी हाँ। पड़ेगी वो आपको देनी पड़ेगी तकरीबन मेरे ख्याल से साल के $500 या $600 एट मैक्स, इससे ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी साल हम्म। के। हाँ, यहाँ पे तो अगर आप आपको पड़ती है एटलीस्ट बिटवीन 150 to 200। अच्छा, डिपेंड करता है कि अगर आप ब्रांड न्यू इमिग्रेंट है और आपके हम्म यहाँ पे कोई ड्राइविंग हिस्ट्री नहीं है देन यू विल बी पेइंग अ लॉट। यानी कि जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ मूव हुआ था तो मैंने अपने पहले साल की जो इंश्योरेंस पे की थी वो की थी $300 पर मंथ एक हम्म कार की। हम्म। फिर वो बाद में कम हो गई थी जब मेरी हिस्ट्री बनना शुरू हो गई। तो अब जैसे मैं पे करता हूँ अपनी एक कार की इंश्योरेंस तो वो है 160 पर मंथ। अच्छा, ये डिपेंड भी करता है कि आप कौन से एरिया में रह रहे हैं। आई थिंक कार इंश्योरेंस कॉस्ट हाँ, ऑल्सो बिल्कुल डिपेंड्स ऑन दैट। बिल्कुल। आपके नेबरहुड में अगर एक्सीडेंट ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाता है। हाँ, ये भी मुझे एक नई चीज पता चली थी कि आपके एरिया हम्म। पे भी डिपेंड करता है, ऑल्दो कि यहाँ ये हम्म। चीज है ही नहीं। आप कहीं पूरे पूरे यूएई में कहीं भी रह रहे होंगे, आपकी कॉस्ट कोई कोई उस पर हाँ। इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये भी एक चीज है ना कि लॉ एंड ऑर्डर भी हमने बात नहीं की। लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझ लें कि मैं अगर किसी मॉल में जाता हूँ और मुझे फूड कोर्ट में जाना है, फूड कोर्ट में मुझे टेबल, भाई बहुत रश है और मुझे टेबल एक नजर आ गई है, तो इवन हम्म। मैंने खुद भी किया है और ऐसे लोगों को भी देखा है कि अपना मोबाइल फोन, नया नया मोबाइल फोन सिर्फ टेबल पे इसलिए रख के जाते हैं कि वो टेबल रिजर्व हो जाए उनके लिए। मतलब इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर हम्म। सिचुएशन आपने पूरी दुनिया में शायद कहीं भी ना मिले। कि आप अपना, मेरा एक यहाँ दोस्त है यहाँ ऐसे वो, से नहीं है। हाँ मेरा एक दोस्त है वो बता रहा था कि वो जब दुबई से फ्लोरिडा गया था एक एक हम्म। अपने लेजर ट्रिप पे, तो वो यहाँ पर भी यही होता है कि आप अगर मॉल के अंदर है, मॉल के अंदर वॉलमार्ट है लेट से, या यहाँ पर कैरफोर होती है, तो कैरफोर के अंदर आप ट्रॉली भरी हुई है, ट्रॉली आपकी ग्रोसरी से, और आप किसी और शॉप के अंदर जाना चाहते हैं तो नॉर्मली आप ट्रॉली वहीं छोड़ देते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं, और कोई हाथ भी नहीं हम्म। लगाता उसको। तो कह रहा था हमने भी यही सोच के फ्लोरिडा में एक मॉल में पूरी ट्रॉली भरी हुई थी और वहां बाहर छोड़ के गए, और विद इन 5 मिनट जब वापस आए ट्रॉली गायब थी। तो गायब। हमने वो सिक्योरिटी गार्ड से बोला तो उसने बोला क्या किया था तुमने, ये तो तुम्हारी अपनी गलती कि तुम छोड़ के गए इस तरह से। तो बिल्कुल। ये यहाँ चीजें जो है ऐसा ना नहीं है भाई। बहुत इम्पैक्ट करती हैं आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट पे भी, हाँ, मेरे ख्याल से इम्पैक्ट करती है ये चीज कि बिल्कुल। आपकी कार चीजें। कार लिफ्टिंग काफ़ी अब कॉमन हो गई है कुछ एरियाज में यहाँ पे। तो हम्म। उन उन जगह पे इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, तो ये जितने दैट मेक क्राइम्स सेंस। रिपोर्ट होते हैं उस हिसाब से आपकी इंश्योरेंस बढ़ जाती है। हाँ, दैट मेक सेंस कि इस वजह से वो इंश्योरेंस आपकी बढ़ जाती है। जब भी यहाँ हम्म। पर एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पर, लेकिन एक्सीडेंट्स की वजह से शायद वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा हो। अब समझ में आ रही है बात कि वो और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो जिसकी वजह से हम्म। इंश्योरेंस, इसी तरह हम सोचते हैं ना पाकिस्तान के अंदर भी कार इंश्योरेंस एक्सपेंसिव होती है, तो वो वहाँ भी यही रीजन है कि अगर यहाँ से बिल्कुल। कंपेयर करें तो वो चीज़ें फैक्टर इन हो जाती हैं इंश्योरेंस के अंदर। अच्छा चलो यार, ये कार इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुबई में भी जो है वो उस तरह से नहीं है। अब बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन पहले नहीं थी। आज आज से 10 साल पहले देखें तो बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, सिर्फ टैक्सी थी। लेकिन अब दुबई में एटलीस्ट जो है ना आपको ऑप्शंस मिलने लगे, लेकिन क्योंकि वेदर ऐसा है तो फिर भी उस तरह से आप यूज नहीं कर सकते, आपको गाड़ी रखनी पड़ती है एक खास लेवल के ऊपर। तो लेकिन उसकी कॉस्ट उतनी नहीं है जितनी मैं कनाडा में अभी अगेन सुन रहा हूँ। तो मुझे लगता है कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ कार इज नॉट दैट मच, लेकिन एसोसिएटेड हाँ। एक्सपेंसेस बन जाते हैं। यहाँ पर टोल टैक्स होता है डेफिनेटली, वो कनाडा में भी होगा। इसी तरह से पार्किंग के, अब तो पूरा ऑलमोस्ट पूरे दुबई के अंदर पेड पार्किंग हो गई है, तो वो भी आई एम श्योर कनाडा में भी पार्किंग ज्यादातर पे हमने जगहों में। बात की नहीं। पार्किंग इधर भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, खासतौर पे अगर इनफैक्ट आप मैं डाउनटाउन में आज पार्क से कर रहे हैं। 2017 में जब एडिनबरा गया था, तो एडिनबरा में हमने गाड़ी जब पार्क करने क्या देखा था, तो जब मैंने उसकी प्राइस देखी थी तो मैंने कहा था यार यहाँ तो हम 15 मिनट भी खड़ी कर दें तो बड़ी बात है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट कोई शायद आधे घंटे के 9 पाउंड लगे थे।
तो वो बहुत हम्म। ज्यादा एक्सपेंसिव था वहां पर। खैर वो तो अगेन डाउनटाउन में आपको कहीं भी चले जाएंगे तो वो आपको इसी तरह हाँ। से, अब यहाँ पर भी पब्लिक एक और पार्किंग तो एग्जांपल मैं एक। आपको दे दूं हाँ कि सिस्को का जो ऑफिस है हमारा डाउनटाउन में, हाँ। अम, पहले वो फ्री पार्किंग थी एम्प्लॉयज के लिए। अच्छा इस साल से उन्होंने जो है वो पार्किंग खत्म कर दी है। तो आपको अच्छा पार्किंग वो अपनी पॉकेट से पे करनी है। एंड अच्छा। इट कॉस्ट यू $47 फॉर 1 डे। वन डे, राइट। नहीं होता है लाइक बिल्कुल, क्या है वर्किंग डे। यहाँ पर भी होता क्या है कि यहाँ पर पब्लिक पार्किंग स्पेस भी होती है जो कि रोड साइड पर होती है, हम्म। लेकिन ज्यादातर वो आपको कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर वो कभी भी नहीं मिलती है खाली। तो आपको हम्म। सेकंड ऑल्टरनेट जो मिलेगा, मैंने यूके में भी इस तरह देखा है, यहाँ पर भी जो सेकंड ऑल्टरनेट मल्टी होता है वो स्टोरी जो फिर होती है। मल्टी स्टोरी पार्किंग होती है या हम्म। अंडर बेसमेंट में होती है, वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। वो हम्म। पड़ती हैं 20 दिरहम 17 दिरहम पर आवर के ऊपर। तो वो उस तरह की गाड़ी, मतलब पार्किंग, ऑफ कोर्स पार्किंग जो है ना फिर आपको देखना पड़ता है, अगर आप ऐसे सिटी के अंदर हैं तो आपको कम्यूट आपको उसी तरह से करनी पड़ेगी। एनीवेज, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि लेट से पाकिस्तान आना जाना, जो सबसे बड़ा मुझे अट्रैक्शन लगती है दुबई में रहने की, वो ये कि अगर आपको वो पाकिस्तान बेस्ट है। की वजह से पाकिस्तान हम्म। आना जाना है, आपको फैमिली से लिंक रखना है, आपको बच्चों को पाकिस्तान से एक्सपोजर देना है, तो वो आपके लिए हम्म। बहुत जबरदस्त है। आप यूएई के अंदर रहते हुए वो तो दैट्स द हैंड्स बेस्ट डाउन। ऑप्शन। यस यस। जितने भी लोग यहाँ से या यूके से या यूरोप से पाकिस्तान मिडल ईस्ट मूव होना चाहते हैं उसका एक मेजर अट्रैक्शन यही है कि वो पाकिस्तान से करीब होता है, तो आप हम्म इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ हम्म से खासतौर पे किसी भी नॉर्थ अमेरिकन सिटी से अगर आपने ट्रैवल करना है दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव और लंबा भी काफ़ी पड़ता है। हम्म यानी कि ईजिली इट इट बिकम्स लाइक अ 25 to 30 hours जर्नी डोर टू डोर। ये मैं हम्म बात कर रहा हूँ जिसमें आपका जो ले ऑफ है, ले ओवर जो है हम्म वो कम है। यानी कि दो हम्म तीन घंटे का ले ओवर है अगर आप दुबई से होते हुए जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने कहीं दो तीन स्टॉप्स ले लिए हैं देन इट बिकम्स लाइक 40 hour जर्नी डोर टू हम्म डोर। एक हम्म तो टाइम का काफ़ी इशू है, फिर ऑफ कोर्स टिकट भी एक्सपेंसिव पड़ता है। इस वक्त मैं अभी देख रहा था दिसंबर के महीने में जो कि ऑफ कोर्स पीक महीना है, इसमें जो एक पाकिस्तान का टिकट बन रहा है टोरंटो से कराची का, इट इज़ समवेयर क्लोज टू $2,500। $2,500 which is around let's say तकरीबन 7,000 दिरहम के करीब हम्म। रिटर्न टिकट। अच्छा यहाँ पर मैं इंडियंस से भी बात करता हूँ ना, इंडियन कोलीग्स हैं मेरे, तो वो असल में इंडिया में थोड़ा सा ये है कि वहाँ पर छोटे सिटीज बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे लोग छोटे स्मॉल टाउन से आते हैं। हम हम्म। लोग पाकिस्तान में नॉर्मली लाहौर कराची इस्लामाबाद पिंडी फैसलाबाद इस तरह की सिटी से आ रहे होते हैं। हम्म। तो और इनफैक्ट कराची में भी अगर देखें तो कराची में हम लोग, मेरी एक्सेसिबिलिटी एयरपोर्ट से मेरा घर ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की 15 मिनट्स की ड्राइव पर है। तो मेरा जो डोर टू डोर बनता है कराची का, हम्म। वो 4 to 5 आवर्स बनता है एट मैक्स, इससे ज्यादा हम्म। नहीं बनता। जबकि वहां पर अगर 24 आवर्स 23 आवर्स बन रहा है कनाडा से। और मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कैलगरी वगैरह में रहते हैं, वो तो कहते हैं यार वो जो हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट है वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, जो कि मेरे लिए बड़ा एक एग्जैक्टली। रिवीलिंग फैक्ट पॉइंट था कि यूके में हमने देखा है डोमेस्टिक फ्लाइट आपको 10 पाउंड की भी मिल जाती थी कभी कभी। हाँ, यूके छोटा लेकिन है ना। कनाडा इज अ जाइंट हाँ कंट्री। यानी कि सेकंड हाँ लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में हाँ, लैंड के ये भी हिसाब से। रीजन है। तो हाँ। आपने एक कोस्ट से दूसरी कोस्ट जाना है, दैट्स अ बिग डिस्टेंस टू कवर। हम्म तो लेकिन एक तो ये वजह है, फिर दूसरी मोनोपोली है यहाँ पे और रीजनल एयरलाइंस ही नहीं है। यानी कि हम्म एयर कनाडा है या फिर एक और वेस्ट के नाम से एक एयरलाइन थी जिसको एयर कनाडा ने फिर एक्वायर कर लिया। यानी कि हम्म मोनोपोली कनाडा में इतनी कॉमन है कि यहाँ पे हम्म। कोई बाहर से कोई ब्रांड आ ही नहीं सकता उसको मोनोपोली का तो वो था खा ना कि जाते वो हैं। टेलीकॉम, क्योंकि मैं टेलीकॉम से रिलेट करता हूँ, तो मुझे पता है कि वहां पर जो कनाडा एग्जैक्टली की जो रेट्स हैं, जो मोबाइल डेटा रेट्स तीन हैं वो। कैरियर है सिर्फ गिनती के। हाँ तीन हाँ कैरियर, बेल, टेलस, रॉजर्स, बस। और इसके अलावा हाँ कोई चौथा कैरियर ही नहीं है। कोई अगर हाँ आता भी है तो दे एक्वायर दैट हाँ। वो विंड टू मोबाइल कैरी आया था आउट द आई थिंक। कंपटीशन। विंड मोबाइल आया था, उसको फिर रॉजर्स ने एक्वायर उसने कर लिया उसको था। शॉ ने एक्वायर कर लिया था, अब शॉ को रॉजर्स ने एक्वायर कर लिया। हाँ तो तो वो ये बिल्कुल मोनोपोली सिचुएशन है तो यहाँ पे वहां पर है। मोनोपोली की। और वहां पर हम्म। ये चीज मैंने देखी कि जो कनाडा की डेटा रेट्स हैं वो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डेटा दैट यू कैन फाइंड हाँ। इन द वर्ल्ड। और वो इस तरह से, और यूएई भी वो- एक्सपेंसिव है, हाँ, लेकिन यही वजह है। यू कैन, यहाँ एक तो बिल्कुल मोनोपोली और दूसरा ऑफ कोर्स लैंड बड़ी होने से आपकी जो कवरेज है वो बढ़ जाती है ना। आपको रिमोट एरियाज में कवरेज बिल्कुल करनी पड़ती है, दैट्स नॉट बिल्कुल इजी। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल। उसका जो एक्सपेंस है वो तो आपको पास ऑन करना है। लेकिन इसके अलावा जो मोनोपोली है हम्म। दैट इज समथिंग यू नो अ मेजर फैक्टर ऑफ पेइंग हाई प्राइसेस। तो ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग के अंदर जाहिर सी बात है, फिर वो यहाँ पर जो कॉस्ट की बात करें, मैंने कभी कभी सुना है कि कनाडा से भी लोग जो है ना $1,000 के टिकट के ऊपर भी आए, जो हाँ, कि नॉर्मली मिल बैक जाता है। 2 years पहले चले हैं तो आपको मिल जाता था $800 में $900 में कराची का टिकट यहाँ से। हाँ ऑफ सीजन की बात कर रहा हूँ मैं।
हाँ तो वो तो लेकिन इस वक्त जो है ओवरऑल टिकट एयर ट्रैवल जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, तो ये इस वक्त नॉर्मल प्राइसेस इस वक्त चल रही है। वरना अगर आप ऑफ सीजन में देखें और कोविड से पहले की सिचुएशन देखें तो देन टिकट वॉज वेरी चीप। तो यहाँ से देखें तो कराची का टिकट बात करें तो पहले एमिरेट्स का, मतलब अच्छी एयरलाइन का, वरना तो हम्म। मैंने 300 दिरहम्स के अंदर भी ट्रैवल किया। फ्लाई दुबई जब नई नई आई थी तो 300 दिरहम्स हम्म। पर पर्सन रिटर्न टिकट कराची का मिला था, जो कि ऑलमोस्ट $100 बनता है कनाडा के। दैट्स तो नथिंग। अब जो है वो मिलता है ऑलमोस्ट, कोई पहले मिल रहा था कुछ दिनों पहले तक 900 दिरहम्स पर टिकट मिल रहा था कनाडा, सॉरी एमिरेट्स का, कराची के लिए, जो कि बनता है अगेन कोई $300। और आजकल जो मिल रही है मिनिमम फ्लाइट वो 1200 दिरहम तक की पड़ती है। और अगर आप उसमें पीक पे चले जाएंगे तब भी 1800 दिरहम से ऊपर नहीं जाएगी, जो कि कुछ दिनों पहले तक 2000 से ऊपर गई थी, लेकिन वो बिकॉज वो कोविड के बाद से नया नया ट्रैवल स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे महंगी थी। लेकिन सेफ यू कैन सेफली से कि पाकिस्तान के लिए अगर कराची जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट 1200 दिरहम, इस्लामाबाद जा रहे हैं तो 1600 दिरहम के करीब बन जाएगा, और लाहौर भी इसी तरह से बनेगा। तो इस इससे ज्यादा की अमाउंट नहीं बनेगी, जो कि ऑफ कोर्स कनाडा के लिए अगर आप बात करेंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। हाँ। और समवेयर बिटवीन लेट्स से 1500 to $2500 वो बड़ी अमाउंट है, जो कि ट्रैवलिंग अगर आपको बैक एंड फोर्थ करनी है तो फिर वो आपको 10 दफा सोचना पड़ेगा अगर आप कनाडा जा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। इसी के साथ आप जो सेकंड पॉइंट आता है मेरा, वो लेजर ट्रैवलिंग का है, क्योंकि आई डोंट नो कनाडा के अंदर यूएस जैसे ही है कि आपको जो साल की छुट्टियां मिलती हैं वो 15 डेज की होती हैं। नहीं, यहाँ पे यूएस से थोड़ी बेहतर है, अच्छा। लेकिन यूरोप से कम है। यूरोप में, मैं यूके में था तो मुझे 5 वीक्स अलाउड थी पेड वेकेशन। अच्छा, दैट इज इन एडिशन टू जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं। पब्लिक हॉलीडेज होती हैं, सही। हाँ, तो पब्लिक हॉलीडेज मिला लें तो आप, यानी कि आप इजीली 6 वीक्स आपके बन जाते हैं साल के। राइट, जबरदस्त। और कनाडा में मिनिमम 3 वीक्स होते हैं। और हम्म। अगर आप 5 साल से ज़्यादा किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको 4 वीक मिलते हैं। अच्छा, तो सही है। दैट्स द नॉर्म। सही, तो चार चार वीक्स भी इट्स गुड इनफ, क्योंकि वो 22 वर्किंग डेज बन जाता है मेरे ख्याल से, जो कि यूएई के अंदर भी उसी हम्म। तरह से है। तो हाँ। उसके अंदर लेजर ट्रैवलिंग का किस तरह से ऑप्शन, क्या लोग किस तरह जाते हैं, कहाँ जाते हैं नॉर्मली? कनाडा इट्सेल्फ इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो खास तौर पे अगर हमने समर में ट्रैवल करना है तो जितने भी नॉर्थ के एरिया हैं वीज आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यानी कि क्यूबेक में चले हैं ऊपर तो बहुत खूबसूरत जगह है घूमने फिरने की। फिर आप कैलगरी चले हैं जो बैंफ का एरिया है, जैस्पर, जो रॉकी हम्म। माउंटेन्स हैं, दोज आर यू नो जस्ट लाइक हेवन। हम्म। काफ़ी खूबसूरत जगह है। फिर जिनको अगर साउथ में जाना है, यानी कि कुछ लोग सर्दियों में साउथ चले जाते हैं, यानी कि फ्लोरिडा चले गए या ह्यूस्टन चले गए, तो वहाँ पे फ्लोरिडा की जो है बीचेस वगैरह अच्छी हैं। तो वहाँ पे लोग यहाँ से विंटर में वहाँ वहाँ ट्रैवल करते हैं। और मतलब ये काफ़ी आपके पास चॉइसेस हैं यहाँ पे। फिर चॉइसेस जो हैं। लैटिन हाँ। अमेरिकन सिटीज़ हैं जैसे मैक्सिको है या बहामास, आप ट्रैवल करना है तो वहाँ लोग काफ़ी ट्रैवल करते हैं। हवाई है पैसिफिक में, तो वहाँ काफ़ी हम्म। ट्रैवल करते हैं। तो ये नॉर्थ अमेरिकन बेस्ड लोग हैं, उनके पास ये चॉइसेस होती हैं। हम्म। यानी कि कम डिस्टेंस में आप ट्रैवल कर सकते हैं। और फिर ऑफ टिकट्स वगैरह कोर्स की क्या स्टेटस होता है, अगर नॉर्मली अगर लेट्स से बहामास जाना है या साउथ अमेरिका जाना है? डिपेंड करता है कि किस सीजन में जा रहे हैं। और अगर आप हम्म। पैकेज ले रहे हैं तो फिर पैकेज के अंदर आता है, इसमें आपका होटल का पैकेज होता है, एयरलाइन और सारी चीज़ें। तो हम्म। ऑफ कोर्स पाकिस्तान से अगर आप दुबई से फॉर एग्जांपल टर्की जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो तो काफ़ी सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर टू हाँ। अगर हाँ। आप टोरंटो से बहामास जा रहे हैं। राइट। तो मेरा लेकिन यही यही पॉइंट था, क्योंकि इट्स इट्स हाँ। मेरी एक कंसल्टेशन कॉल हो रही थी, तो वो जब उनको मैंने बताया कि भाई आप दुबई से टर्की जाना चाहते हैं या दुबई से अजरबैजान जाना चाहते हैं या इवन आप यूके हम्म। जाना चाहते हैं, तो वो प्राइस हम्म। आपको जो कनाडा से आपको पड़ती है ना, उस तरह की प्राइस नहीं पड़ेगी। और इनफैक्ट हम्म। यूएई में रहते हुए आपको ऑफ कोर्स अगर आप मुस्लिम हैं और आपको फेथ है तो वो आप सऊदीया जा सकते हैं उम्रा वगैरह के लिए, बहुत चीप पड़ता है। अब तो गाड़ी से भी जाना शुरू हम्म। कर दिया लोगों ने। और इसके अलावा हम्म। ओमान जा सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, अभी कतर में वर्ल्ड कप हो रहा है तो लोग यहाँ पर रह रहे हैं और कतर जा रहे हैं। हम्म। तो ऑप्शंस बहुत सारे यहाँ पर रहते हुए इन इस पूरे रीजन का ऑप्शन मिल जाता है आपको। यूरोप का भी ऑप्शन मिल जाता है। फिर आप हम्म। मलेशिया वगैरह जाना चाहते हैं, अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं तो वो भी आपको करीब हम्म। पड़ता है। तो ये एक तरह से सेंट्रल हब बन जाता है, और उसकी प्राइसेस बिल्कुल। उस तरह से नहीं होती जिस तरह से आपको कनाडा से ट्रैवल करना पड़ेगा। लेट्स से इन कंट्रीज हम्म। में, तो कनाडा में आप हैं तो आपकी बेस वो होगी और नॉर्थ अमेरिकन डेस्टिनेशंस आपको मिल सकती हैं। तो बिल्कुल। ट्रैवल एंड बिल्कुल। लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड से अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल और किस तरह से हम्म। आप लेते हैं। लेकिन यहाँ सस्ती ट्रैवलिंग हो सकती है। मैं बाय हम्म। बाय कार ओमान जा सकता हूँ, बहुत सस्ते में ट्रैवल हो जाती है। बाय एयर अगर आप जाना है टर्की जा सकते हैं, जो कि
900 1000 दिरहम का टिकट, $300 का टिकट पड़ता है पर पर्सन, और टर्की इटसेल्फ हम्म ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो वहाँ जाके आप बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो हम्म उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डाइवर्स है। और आई एम श्योर दोनों डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन के वो क्या हाँ, चाहता है। आई थिंक ट्रैवल ट्रैवल इटसेल्फ इज अ पर्सनल चॉइस। तो डिपेंड करता है कि आपका जो आपकी जो प्रेफरेंस है वो किस तरह की है, किस कल्चर को एक्सप्लोर करने की है, कहाँ जाने की है, वेदर के हिसाब से आप कहाँ आपको अच्छा लगता है। तो आई थिंक इट्स सेल्फ पर्सनल चॉइस। खास तौर पे आप जैसे अगर मैं बहामास की बात करूँ या जो नॉर्थ अमेरिकन सिटीज हैं जो ट्रैवल के लिए, अगर आप कल्चरल पर्सन है, मुस्लिम पर्सन है, तो ऑफ कोर्स आपको शायद उतना मजा ना आए वहाँ घूमने फिरने में, क्योंकि आपको हलाल चीज़ खाना ज़्यादा कम पीना नहीं मिलेगी। मिलेगा, हाँ। हाँ, उस लिहाज से देखें तो ऑफ कोर्स मिडल ईस्ट इज द बेस्ट प्लेस। या आपके पास हम्म। वहाँ पे चॉइसेस नहीं ज़्यादा है खाने पीने की, हलाल की। लेकिन अगर आप गुरु टाइप हैं, आप सब हम्म। कुछ चल सकता है, तो आपके लिए फिर वो चीज़ जो है वो भी अच्छी है। तो हम्म। डिपेंड करता है, ये पर्सनल चॉइस है। हाँ, वी डिड हम्म रोड ट्रिप इन द यूके। मैं पूरी फैमिली के साथ गया था, तो वो लंदन से स्कॉटलैंड तक गए थे, वापस आए थे, हम्म बहुत मजा आया था। 2 हफ्ते का ट्रिप था। लेकिन उसके अगले हम्म साल हम लोग टर्की गए थे। तो फैमिली का पूरा यूनानिमसली ये बोला था, डिसीजन था कि यूके बहुत अच्छा था, ज्यादा ग्रीन भी था। लेकिन जो मजा टर्की में आया था ना, वो आउट 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 ऑफ द वर्ल्ड था, क्योंकि उसमें हम्म भाई आप कहीं रोड साइड पर रुक के कुछ भी खा सकते थे। कुछ भी खा यूके सकते हैं में तो ना, 10 दफा सोचना पड़ता था। दिस हाँ। इज अ बिग इशू। हाँ, क्योंकि हाँ। फिर आपको देखना पड़ता है कि आपको हलाल वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है, फिर वो क्वालिटी नहीं मिलती, अगर फिर नहीं भी टेस्ट जाती भी है नहीं तो। है, क्वालिटी भी नहीं है, बिल्कुल हाँ, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। खैर, अच्छा, अब हम्म क्विकली अगर आए उसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर कि अगर आपको हाउस हेल्प, एक चीज ये रह गई थी उस टाइम पे बात करने की, जब किड चाइल्ड केयर की बात कर रहे थे हम, कि हम्म यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत आराम से हाउस हेल्प भी मेड्स। हायर कर सकते हैं, हम्म मेड्स हायर कर सकते हैं, नैनीज बच्चों के हम्म लिए हायर कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप नर्सरी हाँ, भेजें बच्चों को प्री स्कूल के लिए। वो आप खुद ही घर में उसको हम्म इतना चीप होता है कि आप खुद ही यहाँ हायर चीप कर नहीं लें। होते हैं, यहाँ एक्सपेंसिव इंडोनेशियन, होता है। फिलिपिनोज मेड्स आपको मिल जाती हैं, इवन साउथ हम्म एशियन मेड्स मिल जाती हैं वो। तो ये चीजें बहुत चीप है, मतलब हाउस होल्ड, आप घर पे कोई मेड रखनी है वो रख लें। लिव इन मेड भी रख सकते हैं आप आवरली रेट पे भी रख सकते हैं। आवरली रेट का मैं एक आइडिया दे दूं कि तकरीबन कोई मैक्सिमम $25 दिरहम्स पर आवर पे आपको मेड मिल सकती है, जो कि ऑलमोस्ट $10 के करीब बनती है। इससे भी सस्ता पड़ सकता है। ये हम्म तो मैं आपको एक रेट बता रहा हूँ एजेंसी के, वरना इससे भी हाँ, सस्ता पड़ सकता है, और आप लिव इन रखेंगे तो यहाँ और सस्ता हो जाएगा। यहाँ आपको मिनिमम में ख्याल में $25 पर आवर पड़ेगी, अगर आपने मेड रखनी है तो। हाँ, तो ये हम्म और मिनिमम आवर्स होते हैं उसके, लेकिन आप फर्क देख सकते हैं कि $10 से आप हम्म ऑलमोस्ट 2.53 टाइम्स जो है ना एक्सपेंसिव आपको ये हाउस हेल्प पड़ती है, जिसमें आप नैनीज को भी हम्म रख सकते हैं, जिसमें आप मेड भी रख सकते हैं, आप पूरे घर के लिए। बल्कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो रासल खैमा में विला में रहते हैं, तो वो तो बताते हैं हम्म कि वो बेचारा, अब एक्सप्लॉइटेशन है उसमें, अब मैं रेट नहीं बोलता, वो हम्म अजीब सा लगेगा, लेकिन वो एक्सप्लॉइटेशन भी होती है यहाँ पर बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आपको अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो वो ये ज्यादा बेहतर है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म इनफैक्ट कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो अपने पेरेंट्स के लिए, ऑफ कोर्स वो चीज़ कनाडा के अंदर आप फ्री कर सकते हैं। आपको शायद, मुझे नहीं पता कि अगर आपका ओल्ड एज कोई पेशेंट है घर में, तो उसके लिए कोई हेल्प मिलती है। ओनली अगर आप रेजिडेंट हैं यहाँ पे। अच्छा। अच्छा, आप तुम्हारे, हम्म हाँ, ओके। तो हम्म रेजिडेंट आप हैं तो फ्री आपको घर पे, मतलब कोई भी आ जाएगा, लेट से। मुझे इसका अंदाजा नहीं है वैसे ही। फ्री हो सकता है ना हो, आपको शायद पे करना पड़ा हो, लेकिन अम, लेकिन जो अर्ल जो उनकी केयर होती है ना सीनियर सिटीजन्स की, हम्म। उनके तो कुछ सेंटर्स बने होते हैं, वो तो गवर्नमेंट प्रोवाइड हाँ, होते हैं उसमें से वो तो कुछ। फ्री होंगे, जाहिर हाँ, सी लेकिन बात अगर है। आपने घर पे किसी को बुलाना, आई थिंक यू हैव टू पे। सही। सही, तो वो हाँ, उसमें भी ये है कि आपके पास वो जो जो सिटीजन है, वो हम्म। रेजिडेंट हो यहाँ की, यानी कि हाँ, विजिटर ना हो। विजिटर ना हो, हम्म बिल्कुल। तो हम्म वो चीजें जो है ना, यहाँ पर लोगों ने ऐसा किया हुआ है कि लेकिन वो फिर भी एक्सपेंसिव है, आई थिंक। जो घर पे बुला के अटेंडेंट रखना किसी सीनियर सिटीजन के लिए, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, अगर आप हम्म यहाँ पर भी रखते हैं। लेकिन फिर भी आई एम श्योर इट वुड बी कॉस्टिंग लेस, अगर वो प्राइवेटली आप कर रहे हैं कनाडा के अंदर, अगर गवर्नमेंट कोई हम्म, सब्सिडी दे रही है तो वो तो फिर सस्ता हो सकता हाँ है। तो वेरी गुड यार, बड़ा इंसाइट मिली मुझे भी, कुछ चीज़ों की ऐसी चीज़ें पता चली जो मुझे पहले नहीं पता थी, और आई एम श्योर कि
व्यूअर्स के लिए भी जो है ना इंसाइटफुल होगी ये पॉडकास्ट। एंड देन लेट अस नो व्हाट एल्स यू वांट टू टॉक, व्हाट एल्स यू वांट अस टू टॉक अबाउट। इसके अंदर यासीन को मैं बुलाते रहता हूँ अपनी पॉडकास्ट के ऊपर, और भी लोगों को बुलाता हूँ ताकि हम इस तरह की फ्रूटफुल डिस्कशन कर सकें। यासीन का सोशल मीडिया चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ही टॉक्स अबाउट मल्टीपल थिंग्स, ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर और पर्सनल फाइनेंस के ऊपर भी, और इसके अलावा भी और चीज़ों के ऊपर बात करता है यासीन। तो इट हम्म। वाज गुड हैविंग यू यासीन इन दिस पॉडकास्ट, एंड लास्ट फाइनल वर्ड्स फ्रॉम योर साइड ऑन दिस लॉन्ग पॉडकास्ट। हाँ, आई थिंक दिस इज द लॉन्गेस्ट पॉडकास्ट वी एवर या रिकॉर्डेड। तो आई थिंक इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो उन लोगों को फ़ायदा होगा उनसे, जो इमिग्रेंट्स हैं या जो इस वक्त इस जर्नी में है कि उन्होंने मूव करना है कनाडा में। तो और रीच आउट टू अस बोथ ऑफ अस, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो वी कैन हेल्प यू आउट ऑन एनी ऑफ योर क्वेश्चंस।